मेंग फैन को लगा कि उनके 20 से अधिक वर्षों का अध्ययन व्यर्थ गया, क्योंकि आज ही उन्हें सही मायने में समझ आया कि चमत्कारी कौशल का क्या अर्थ होता है। ये भी सुनिश्चित करें, जिस किसी ने भी एयरप्लेन फेस शब्द का आविष्कार किया है वह वाकई एक जीनियस है। तुम ये कर सकते हो। अंततः टोंग लू को छोड़ दिया गया, जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आधी जान गंवा दी हो। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर टूट जाएगा। मेंग फैन को गहरा सदमा लगा। एक आकर्षक सुंदरी के बाहरी रूप के पीछे वास्तव में एक मासूम छोटी लोली की आत्मा बसी हुई है। नुवा, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाने की? ऐसी निगाहों से घूरे जाने पर मेंग फैन को भी ऐसा लगा जैसे वह एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति बन गया हो। हालांकि यह थोड़ा विकृत जरूर है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से उसकी गलती है? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो इस तरह की परीक्षा का सामना कर सके? लेकिन मौज मस्ती करना एक बात है और मेंग फैन यहाँ आने का मकसद नहीं भूली है। मुझे अपने फोन पर एक्सेस कंट्रोल का वीडियो दिखाओ। हालांकि मेंग फैन का उस राक्षस से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दरवाजा तोड़ा तो एक्सेस कंट्रोल ने स्वचालित रूप से उसकी एक तस्वीर ले ली होगी। मेंग फैन का असली लक्ष्य यही था। टोंग लू को पकड़ना तो सरासर अप्रत्याशित था। टोंग लू को पता नहीं क्यों, लेकिन उसने आज्ञाकारी होकर पासवर्ड दर्ज कर दिया। स्क्रीन दिखाई देती है, वह एक बेहद विकृत राक्षस था। ऐसा लग रहा था मानो अव्यवस्थित रूप से एक दूसरे पर चढ़े हुए शवों को किसी शक्ति द्वारा जबरदस्ती एक साथ चिपका दिया गया हो, जिससे सड़ते हुए मांस का एक ढेर बन गया हो। लाश के चिपके हुए हाथ पैर शरीर के नीचे मुलायम बालों की तरह रेंग रहे थे। पीठ में मधुमक्खी के छत्ते की तरह 1 दर्जन से अधिक मानव सिर धंसे हुए थे और मुंह से लंबी जीभें निकलकर लगातार आसपास की हर चीज को चाट रही थीं। हालांकि टोंग लू एक मेडिकल नर्स है, लेकिन इस दृश्य को देखकर वह उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाई। नाम, असामान्य मानव मकड़ी। पहचान, मानव उत्परिवर्ती विपत उपप्रजाति। स्तर 2, शक्ति 6 सितारे, शारीरिक क्षमता 3 सितारे, मूल्यांकन 9 सितारे। विशेषताएं, अपनी जीभ से शिकार को पकड़ने के बाद यह एक विशेष पदार्थ स्रावित करता है जो शिकार की ऊपरी त्वचा को विघटित कर देता है और उसे कोशिकीय स्तर पर अपने शरीर का हिस्सा बना लेता है। इसमें सामान्य अर्थों में सिर नहीं होता। घातक भाग शरीर के भीतर छिपा हुआ मांस और रक्त का मूल भाग होता है। मूल्यांकन, ये सामान्य उत्परिवर्तित मानव मकड़ी का एक दुर्लभ अपवाद है। इसकी भूख असाधारण रूप से अधिक है। सभी गैर पौधे और सूक्ष्मजीव उत्परिवर्तित जीव इसकी शिकार सूची में हैं और इसमें लगभग असीमित वृद्धि क्षमता है। नए उत्परिवर्ती की खोज हुई है। विकृत मानव मकड़ी को उत्परिवर्ती सचित्र पुस्तक में शामिल किया गया है। दुर्लभ उत्परिवर्ती जीवों की खोज करें और अतिरिक्त जोड़ एक छिपे हुए अंक का इनाम पाएं। ये वास्तव में मानव मकड़ी की एक विकृत उपप्रजाति है, एक द्वितीय स्तर का उत्परिवर्ती जिसकी हर विशेषता आम लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर आप उसे देख लें तो आपकी मृत्यु लगभग निश्चित है। लेकिन गुंजनीय फलों से 2 बार मजबूत हो चुके मेंग फैन के लिए ये गुण, खैर, इसे देखना बस किसी तरह से ही संभव है। लेकिन इस व्यक्ति की संवेदन क्षमता बहुत ही पेचीदा है। वह हमेशा खतरे को पहले से ही भांप लेता है और उसके मूल में मौजूद अनंत बंधन क्षमता भी मेंग फैन को सावधान रहने के लिए मजबूर करती है। इसका मतलब यह है कि आप उससे संपर्क नहीं कर सकते और आप जितना अधिक विलंब करेंगे, ये व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा, जिससे वह बाद के चरणों में एक अजेय बॉस बन जाएगा। ऐसा लगता है कि हमें उसे बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मेंग फैन को जाते देख टोंग लू झट से खड़ी हो गई और बोली, एक पल रुकिए, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। यहाँ अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए जाहिर है कि आपको मेंग फैन के साथ ही जाना होगा। मेंग फैन ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम मुझसे बहुत नफरत नहीं करते? क्या तुम अब भी मेरे साथ आने को तैयार हो? टोंग लू असमंजस में थी और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव झलक रहे थे। तुमने तो साफ साफ मुझे बचाने का वादा किया था। मैंने तुम्हें बचाने का वादा कब किया था? मैंने अभी जो किया वह तो तुम्हें बचाने के बदले में मेरा इनाम था। नहीं, तुमने अभी अभी ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। टोंग लू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुस्से में आकर मेंग फैन को नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन इस समय मेंग फैन ने उसकी सहनशक्ति की सीमा पार कर दी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये सब कुछ मेंग फैन ने देखा। हालांकि मेंग फैन ने खूब आनंद लिया, लेकिन उसने टोंग लू की जानकारी भी देख ली। वर्तमान स्थिति, बंधन मुक्त, मालिक से बेहद घृणा। मेंग फैन टोंग लू से बहुत संतुष्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह टोंग लू की घृणा को सहन कर सकता है। इसे ठीक करना होगा। मेंग फैन को जाते देख टोंग लू पूरी तरह से घबरा गई। 1 मिनट रुकिए। टोंग लू ने उसका पीछा किया, लेकिन उसने केवल मेंग फैन को बाहर जाते और पीछे मुड़े बिना ऊपर की ओर जाते हुए देखा। पास ही सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर खून की धुंध उमड़ रही थी, मानो नीचे कुछ छिपा हो, मेंग फैन के पूरी तरह से चले जाने का इंतजार कर रहा हो और फिर वह अपने शिकार पर झपटकर उसका आनंद लेगा। इसी क्षण टोंग लू का दिल बैठ गया। उसने अपना सामान पैक करने की हिम्मत भी नहीं की और घबराकर सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। लेकिन मेंग फैन बहुत तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ गया और टोंग लू उसका पीछा करते हुए उससे और दूर होती चली गई। मेरे लिए कृपया प्रतीक्षा करें। मैं गलत था, कृपया इतनी तेजी से मत चलो।
मेरा इंतजार करो, ठीक है। जब टोंग लू लगभग हताश हो चुकी थी, ठीक उसी क्षण मिंग फैन रुक गया। टोंग लू एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह थी जो आखिरी सहारे को पकड़ रही थी, अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मिंग फैन से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। मिंग फैन ने टोंग लू की ठोड़ी को चुटकी से पकड़कर व्यंग्य किया, तुम मुझे अपने पीछे आने के लिए कह रही हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ। एक ही सांस में 6-7 मंजिलें चढ़ने के बाद टोंग लू थकान से लगभग बेहाल हो गई थी। वह किसी भी तरह के भटकाव भरे विचार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह सिर्फ यही सोच रही थी कि कैसे जीवित रहा जाए। मिंग फैन ने देखा कि मौजूदा स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। स्वयं के प्रति उसकी घृणा की भावना अत्यंत घृणा से बदलकर घृणा तो थी, लेकिन मजबूरन समर्पण करना पड़ा हो गई। हालांकि यह मजबूरी में किया गया था, लेकिन मिंग फैन के लिए इसने वास्तव में आनंद को काफी बढ़ा दिया। बिल्कुल सही, आज्ञाकारी बनो और तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। 11वीं मंजिल पर पहुंचकर टोंग लू ने मिश्र धातु से बने अलगाव द्वार के बाहर जले हुए शव और गलियारे देखे। टोंग लू को गहरा सदमा लगा। उसके सामने कम से कम सैकड़ों शव पड़े थे। क्या उन सभी को मिंग फैन ने मारा था? उसे लगा था कि मिंग फैन थोड़ा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे संयोगवश एक असाधारण व्यक्ति मिल गया था। भय के साथ साथ वह मिंग फैन को विस्मय भरी नजरों से भी देख रही थी। शायद, जैसा कि मिंग फैन ने कहा, इस प्रलय के दिन उसकी जान को थामने का अवसर मिलना उसके लिए सम्मान की बात थी। मिंग फैन के होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। टोंग लू की स्थिति फिर से बदल गई, घृणा से भरी, लेकिन मजबूर होकर समर्पण करने वाली से अनिर्णायक हो गई। पतिदेव, आप वापस आ गए। चेन याओ ने मिंग फैन के लिए दरवाजा खोला। टोंग लू को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, और साथ ही उसके चेहरे को देखकर उसे थोड़ी जलन भी हुई। इतनी खूबसूरत, उससे भी ज्यादा आकर्षक, ऐसी जो पुरुषों को अपने वश में कर ले। हालांकि चेन याओ अपनी खूबसूरती को लेकर काफी आश्वस्त हैं, लेकिन वह ऐसी शख्सियत हैं जो चुपचाप चीजों को संवारती हैं और धीरे धीरे उनका स्वाद लेती जाती हैं। ये टोंग लू से अतुलनीय है, जो पहली नजर में ही बेहद खूबसूरत लगती है। लेकिन उसने तुरंत खुद को सही स्थिति में ला दिया। परिवार की सबसे बड़ी पत्नी होने के नाते उसे सबसे बड़ी पत्नी जैसा व्यवहार करना चाहिए। वैसे भी मिंग फैन के लिए किसी महिला को घर लाने में बस कुछ ही समय बाकी है। उसे बस इतना करना है कि अपनी बहन की भावनाओं को संभाले और मिंग फैन को घर पर इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान न होने दे। झट से मुस्कुराते हुए टोंग लू की गुलाबी कमल जैसी कोमल बांह पकड़ ली। छोटी बहन कितनी सुंदर है, मानो किसी एनिमेशन से निकली अजनबी हो। तुम्हारा नाम क्या है? टोंग लू का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह कुछ बोल नहीं पाई। मिंग फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, टोंग लू, वह भविष्य में यहीं रहेगी। तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। बेशक, मेरा नाम चेन याओ है और हम भविष्य में अच्छी बहनें बनेंगी। चेन याओ ने टोंग लू का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई, उत्साहपूर्वक डुप्लेक्स फ्लैट के विभिन्न डिजाइनों का परिचय देते हुए। इस उत्साह को देखकर टोंग लू थोड़ी अभिभूत हो गई। हालांकि चेन याओ उदासीन थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे जितना देखा जाता वह उतनी ही सुंदर लगती। दूसरे पुरुषों के हाथों में वह निश्चित रूप से उनके दिलों में सर्वोच्च स्थान पाती और सभी उसे प्यार करते। लेकिन अब क्या वह अपने प्रेमी को साझा करने के लिए तैयार है? क्या मेरा दिमाग समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है? मिंग फैन चेन याओ के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। ऐसी समझदार और गुणी पत्नी के साथ वह खुद को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता था। मैं शौव में नहाने जा रहा हूँ। पतिदेव, आप जाए, मैं अपनी बहन को घुमाने ले जाती हूँ। क्या मैंने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही थी? उसे मेरे साथ आकर नहाने दो। चैप्टर 62। टोंग लू का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और वह केवल मिंग फैन के साथ साथ चल पा रही थी। संकोच एक बार फिर जबरन समर्पण में बदल गया। ताइवान नॉवेल नेटवर्क tuon.com। लेकिन इस बार कोई घृणा नहीं है, प्रगति हो रही है। मिंग फैन मुस्कुराते हुए सिकुड़ गई। ये लड़की वाकई दिलचस्प है, वह अपना स्टाइल हर समय बदलती रहती है, खिलौने की तरह। छोड़ो इसे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चेन याओ, उसे नहलाने ले जाओ और अपने पास से उसके लिए बदलने के लिए 2 कपड़े ढूंढो। टोंग लू बहुत हैरान थी। उसे लगा कि अभी उसे कोई खा जाएगा और उसके दिल में बहुत दुख हुआ। उसे बचपन से लेकर आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला है। पहली बार का उसके लिए पवित्र महत्व था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे पहली बार किसी अजनबी को दूंगी और मुझे इसे जल्दबाजी में बाथरूम में देना पड़ा। मुझे दुख हो रहा है। अप्रत्याशित रूप से मिंग फैन ने उसे घर लाने के बाद सबसे पहले जो काम किया वह कच्चे चावल को न पकाना था। इसके बजाय उसने अपनी बहन से पहले उसे स्नान कराने के लिए कहा ताकि वह वातावरण से परिचित हो सके। इससे उसे अचानक थोड़ा अवास्तविक सा महसूस होने लगा। मैं इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। उसने प्रलय पर आधारित वो फिल्में भी देखी हैं। जब कोई पुरुष किसी महिला की रक्षा करता है तो महिला को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वह अपनी रक्षा करने में सक्षम था ताकि उसे भोजन और वस्त्रों की चिंता न करनी पड़े, और उसने उस पर तब तक जबरदस्ती करने का विकल्प नहीं चुना जब तक कि वह इसके लिए अभ्यस्त नहीं था। क्या इसे भी प्रलय के समय एक प्रकार की कोमलता के रूप में देखा जाना चाहिए? आपके द्वारा और अधिक क्या पूछा जा सकता है?
अपने मन में तरह तरह के विचार लिए हुए वह चेन याओ के पीछे पीछे बाथरूम में चली गई। मेंग फैंग को नहीं पता था कि टोंगलू क्या सोच रही है। उसे बस इतना पता था कि जबरन समर्पण थोड़ी सी उम्मीद में बदल गया है। थोड़ा सा उलझा हुआ, क्या ये छोटी बच्ची खुद से बहुत नफरत नहीं करती? फिर अचानक आपको इसकी इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? इस स्थिति में बाद में भोजन छोड़ना अनुचित होगा। ठंडे पानी से नहाने के बाद मुझे ताजगी महसूस होती है। टोंगलू और चेन याओ अभी भी नहा रहे हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा समय दें तो चेन याओ टोंगलू के लिए बेहतर काम कर सकती है। मेंग फैंग को कोई जल्दी नहीं थी। मैंने अपना फोन निकाला और पाया कि शेन यानरान के कई मिस्ड कॉल थे, साथ ही मालिक समूह के संदेश भी थे। भाई मिंग, आपके पास बहुत पैसा है। मुझे उस दिन आपको डांटना नहीं चाहिए था। आपको मुझे अपने साथ ले लेना चाहिए था। मैं गलत थी। आप हकलाने वाले को जो चाहें पिला सकते हैं। हमें सचमुच बहुत प्यास लगी है। लू जियाकी और अन्य लोग प्यासे और भूखे थे और अंततः बेहोश हो गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भले ही वे हर दिन न चलें, फिर भी वे थक जाते हैं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि वे लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। मुझे 2 दिन तक खाना पानी नहीं मिला। अगर मैं बेहोश न हो जाऊं तो यह एक भूतिया कहानी ही होगी। लेकिन मेंग फैंग को आखिरी वाक्य की उम्मीद नहीं थी। हम पहले से ही 11वीं मंजिल पर आग से बचाव के निकास द्वार पर घुटने टेक कर बैठे हैं। कृपया दरवाजा खोलें और हमें कुछ दें। क्या आप अब भी नैतिक अपहरण में लिप्त हैं? मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ठंडेपन से जवाब दें। अगर आपको घुटने टेकना पसंद है तो आप घुटने टेक सकते हैं। मैं पहले सोने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि प्यास लगने पर लोग पेशाब भी पी सकते हैं। पानी और नमक की भरपाई करना स्वच्छतापूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल भी है। मेंग फैंग ने संदेश भेजने के बाद ग्रुप चैट बंद कर दिया। सलाह दे दी गई है। पीना है या नहीं यह उनकी मर्जी पर है। लाखों प्रशंसकों वाली प्रतिष्ठित इंटरनेट हस्ती को पेशाब पीते हुए देखें, ये दृश्य निश्चित रूप से आकर्षक होगा। शेन यानरान को वापस फोन किया। यानरान, क्या तुम ठीक हो? हनी, तुमने फोन क्यों उठाया? मैं अभी थोड़ा व्यस्त था। क्या यहाँ कुछ चल रहा है? जी हाँ, क्या आपने मुझे लियू परिवार पर नजर रखने में मदद करने के लिए नहीं कहा था? लियांडोंग अभी अभी लियू लिनलिन से मिलने आया था। वह काफी देर से घर में ही है। लियांडोंग, अगर मुझे सही याद है तो ऐसा लग रहा था कि लुओ तियान्यू लियू लिनलिन के घर में रह रहा था। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। मेंग फैंग के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। मेंग फैंग के पुराने घर में माहौल असहज था। लियांडोंग अधीर दिख रहा था। जाहिर है कि लियू लिनलिन नीचे रहती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वह उसकी मोटी पत्नी के साथ एक ही कमरे में रह रही है। हालांकि उनकी पत्नी को लगा कि यह अवसर दुर्लभ है और उन्होंने उनसे हर दिन सार्वजनिक भोजन के लिए भुगतान करने को कहा, जिससे वह लगभग पागल हो गए। वह सुअर्नी के साथ यौन संबंध बनाने के बजाय कुछ न करना पसंद करेगा। आज मुझे ऑनलाइन पता चला कि राक्षस अपने लक्ष्य को खोने के बाद रक्त के धुंध में फिर से प्रवेश कर जाते हैं, और मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ। लियू लिनलिन ने मौज मस्ती करने के लिए बाहर आने का तुरंत एक बहाना ढूंढ लिया। परिणामस्वरूप लुओ तियान्यू वास्तव में वहां मौजूद था। वह यहाँ क्यों रहता है? श्री लुओ, क्या संयोग है, आप यहाँ क्यों आए हैं? लियांडोंग ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए हाथ बढ़ाया। लुओ तियान्यू भी मुस्कुराया और बोला, ओह, मेरे घर पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए यह बिल्कुल सही समय है। ऐसा संयोग है कि आप लकवाग्रस्त हैं। क्या आपको पता है कि आप मेरी पत्नी के घर में रहते हैं? यह मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। लियांडोंग ने गुस्से से लियू लिनलिन को घूरा और लियू लिनलिन ने चुपके से लियांडोंग को एक तरफ खींचकर समझाने की कोशिश की। ये सुनकर कि लुओ तियान्यू को घर से निकाल दिया गया था, लियांडोंग ने राहत की सांस ली। जलती हुई आग को बुझाते हुए, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, आपका भोजन कितने दिन चलेगा? भाई डोंग, आपने भी देखा होगा कि हमारे परिवार में इतने सारे लोग हैं, इसलिए हम प्रतिदिन बहुत अधिक उपभोग करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 1 दिन ही गुजार सकते हैं। लियू लिनलिन ने तुरंत जवाब दिया। दरअसल परिवार अभी भी 5 दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन लियू लिनलिन ये सच्चाई उजागर नहीं करना चाहती कि परिवार के पास खाना है। बिल्कुल सही, लियांडोंग ने अपने होठों के कोने पर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरे घर में भी कई भाई फंसे हुए हैं। कल हमारे परिवार का खाना खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ खाना लाने की योजना बना रहा हूँ। ये कहाँ मिलेगा? हम और कहाँ जा सकते हैं? क्या आप इस इमारत से बाहर निकल सकते हैं? मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने आया था कि क्या आपका परिवार शामिल होना चाहता है। लियू परिवार के दिल कांप उठे। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आपको इसे इमारत के अंदर ही ढूंढना होगा। कौन बिना किसी कारण के खाना सौंप देगा? बस इसे पकड़ लो। अगर लियू लिनलिन और लियांडोंग के बीच उस तरह का रिश्ता ना होता तो मुझे डर है कि वे आज यहाँ सूचना देने और चर्चा करने नहीं आते, बल्कि सीधे हिंसा का सहारा लेते। लियांडोंग के कई भाई हैं और इस इमारत में मालिक बनने की उसकी नियति है। बहन, भाई डोंग, चिंता मत करो, हमारा लियू परिवार निश्चित रूप से तुम्हारा साथ देगा। बिना किसी झिझक के लियू जियांग ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए सबसे पहले अपनी छाती थपथपाई। अगर लियू लिनलिन ने उसे घूर कर न देखा होता तो वह लगभग कुछ गलत कह ही देता। आपका क्या ख्याल है? लियांडोंग ने लुओ तियान्यू की ओर देखा। बाघ पर सवार लुओ तियान्यू ने
केवल सिर हिलाकर कहा, हालांकि मैं इसे सहन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सबके लिए ही कर सकता हूँ। मैं शामिल हो जाऊंगा। उनकी आपस में अच्छी बनती थी और उन्होंने तुरंत इस बारे में चर्चा शुरू कर दी कि इसे कैसे किया जाए। लियू देजू ने कहा कि उनके घर में एक लोहे की छड़ है, लेकिन ली यानडोंग ने कहा कि उनके हाथ में एक एंगल ग्राइंडर और एक इलेक्ट्रिक ड्रिल है, और इन पुराने जमाने के चोरी रोधी दरवाजों को खोलना उनके लिए कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले दरवाजा तोड़ दो। अगर मालिक दरवाजा खोलकर सामान सौंप देता है तो ठीक है। अगर वह नहीं मानता तो सीधे सीधे दरवाजा तोड़ने की धमकी दो, ताकि वो उसे खोलने की हिम्मत न करे। आखिरकार आजकल राक्षस हर जगह फैले हुए हैं, कौन बिना दरवाजे वाले घर में रहने की हिम्मत करेगा। जैसे जैसे उनकी चर्चा बढ़ती गई, उनका उत्साह भी बढ़ता गया। अब जब उनमें से कुछ के पास उपकरण थे तो उन्हें बस लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता थी। ली यानडोंग ने लुओ तियानयू पर नजर डाली। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे कह देता हूँ, मैं आज ही कार्रवाई करने जा रहा हूँ। मेरा निशाना सड़क के उस पार रहने वाला शेन परिवार है। खुशी का माहौल अचानक शांत हो गया। सभी लोग लुओ तियानयू की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। लुओ तियानयू के होंठ बिना किसी स्पष्ट कारण के फड़कने लगे। धिक्कार है, जिसे आप सबसे पहले स्थानांतरित करना चाहते हैं, वह वास्तव में मेरे ससुर का परिवार है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस समय उसकी आंखों में जो भाव थे वे ठीक नहीं थे। हालांकि लुओ तियानयू शेन यानरान से बहस कर रहा था, लेकिन वह घरेलू हिंसा के लिए अपने हाथों से दरवाजा तोड़कर शेन यानरान को बाहर खींच लाना चाहता था। लेकिन ली यानडोंग उनसे अलग थे। अगर वह दरवाजे से अंदर घुसता तो क्या वह सीधे खाना उठा लेता? शेन यानरान इतनी खूबसूरत है, क्या ली यानडोंग कोई कदम नहीं उठाएगा? अगर उसे पीट पीट कर मार भी डाला जाए तो भी वह इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। ये सोचकर लुओ तियानयू पागल हो रहा था। तुमने ली यानडोंग को पंगु बना दिया। तुम सचमुच मेरी पत्नी के साथ सोना चाहते हो? तुम सपने देख रहे हो। दरअसल ली यानडोंग को सचमुच ऐसा ही लगता था। शेन यानरान की खूबसूरती इमारत में मौजूद हर किसी को साफ नजर आती है। वह एक लैटिन नृत्य शिक्षिका हैं और उनका शरीर सुडौल है। उनकी तुलना में लियू लिनलिन तो मानो तोप के बचे खुचे टुकड़े और जेड पत्थर जैसी हैं। इस इमारत में मौजूद हर पुरुष शेन यानरान की सबसे खूबसूरत आवाज सुनना चाहेगा। लुओ तियानयू के अचानक प्रकट होने से ली यानडोंग और भी ज्यादा नाराज हो गया। भाई डोंग, मुझे लगता है कि मेरे ससुर का परिवार ठीक नहीं है। वे आमतौर पर कम खाते हैं और खाना तो बनाते ही नहीं हैं। अगर आप दरवाजा तोड़ भी दें तो भी ज्यादा खाना नहीं ले जा सकते। लेकिन नीचे रहने वाली बूढ़ी महिला वांग अक्सर सुबह 7 बजे रियायती सब्जियां खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाती हैं। उनके पास जरूर बहुत सारा भोजन भंडारित होगा। लुओ तियानयू धोखा नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा और अपना लक्ष्य बदलना पड़ा। ली यानडोंग तुरंत ठंडे पड़ गए। माहौल में कुछ गड़बड़ देखकर लियू लिनलिन ने अचानक हस्तक्षेप किया। मुझे भी लगता है कि किसी दूसरे परिवार के साथ रहना बेहतर होगा। आखिरकार हम इतने सालों से आमने सामने पड़ोसी रहे हैं। हम ऐसा क्रूर काम नहीं कर सकते। भाई डोंग, चलो दूसरे परिवार में चले जाते हैं। उस नन्हे हाथ ने मेज के नीचे रगड़ा, जिससे ली यानडोंग का ध्यान भटक गया। लियू लिनलिन भी बहुत चिंतित थी। अगर ली यानडोंग शेन यानरान की भूसी खा ले तो क्या उसका भविष्य खतरे में नहीं पड़ जाएगा? कदापि नहीं। आप शेन यानरान के घर के अलावा किसी और के घर में चोरी नहीं कर सकते। लियू लिनलिन का रवैया दृढ़ था और ली यानडोंग उसे मजबूर नहीं कर सका। ठीक है, चलो पहले बूढ़ी महिला वान के घर चलते हैं। जैसे ही सब लोग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक सबके मोबाइल फोन एक साथ बजने लगे। उन्होंने अपने मोबाइल फोन निकाले और पाया कि वे सभी एक नए बनाए गए चैट ग्रुप में शामिल हो गए थे। समूह का मालिक कौन है? मेंग फैन। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह आदमी आखिर कर क्या रहा है? मेंग फैन, अब भी तुम में हमसे संपर्क करने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे परिवार का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आखिर तुम हमें इस समूह में क्यों घसीट रहे हो? वांग फोंग ने सबसे पहले गाली दी। लियू देजू और लियू जियांग ने मेंग फैन को कुछ भी अच्छा नहीं कहा। मेंग फैन ने यह समूह चाहे जिस वजह से बनाया हो, उसे बिना कुछ कहे ही अभिशाप करना चाहिए। वैसे भी दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ चुकी है, इसलिए वे अपना गुस्सा निकालने के लिए जो चाहे कर सकते हैं। गालियों की लंबी श्रृंखला देखने के बाद लुओ तियानयू और ली यानडोंग को राहत महसूस हुई। बेवकूफ मेंग फैन, तुम्हारा वो दिन भी आ गया। लेकिन अगले ही पल समूह को एक वॉइस मैसेज भेजा गया। आप सभी कृपया धैर्य रखें, मैं बस आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। लियू लिनलिन, तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा ली यानडोंग का है या लुओ तियानयू का? अत्यावश्यक, ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चैप्टर 63। ये शब्द निकलते ही पूरा इलाका एकदम शांत हो गया। लुओ तियानयू और ली यानडोंग ने एक ही समय में ऊपर देखा और एक दूसरे को घूरने लगे। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वे गोबर के बड़े ढेर पर पैर रख चुके हों और जब उन्होंने अपने पैर हटाए तो गोबर उनके मुंह में छिटक गया हो। मेरे काओ मेरे काओ मेरे काओ, यह आदमी घोड़े की सवारी कर रहा है। ये तो बहुत सारी जानकारी है। उसी समय उसने लियू लिनलिन की ओर रुख किया। लियू लिनलिन भी अवाक रह गई। चाय बनाने की कला में वह माहिर थी, फिर भी उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था।
मिंग फैन, मैं तुम्हारी माँ के साथ सेक्स करने जा रहा हूँ। आप दोनों मेरी बात सुनिए। लुओ तियान्यू और ली यांडोंग दोनों के चेहरे उदास थे। लियू लिनलिन की प्रतिक्रिया को देखते हुए आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। क्या वाकई सामने वाले कुत्ते ने आपको धोखा दिया है? मैं तुम्हें चोदूंगा लुओ तियान्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? घोड़े पर चढ़ने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से पहले मेरे बिस्तर पर आने की पहल करने वाला था और तुम उसके बाद आए थे। भाड़ में जाओ, क्या मैंने उसके और मिंग फैन की शादी से पहले उसके साथ यौन संबंध बनाए थे? क्या तुम तो बहुत जल्दी आ गए। ली यांडोंग ने लुओ तियान्यू पर झपट्टा मारा और उसके मोटे चेहरे पर एक घूंसा मारा। पीछे न रहने की कोशिश में लुओ तियान्यू ने ली यांडोंग को गले लगा लिया। ये पुरुष की गरिमा का मामला था जिसके आगे कोई झुक नहीं सकता था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और घर में अफरा तफरी मच गई। तुम सब लड़ना बंद करो और मेरी बात सुनो। लियू लिनलिन का चेहरा उबलती हुई गर्म केतली जैसा था, मानो आसमान का ढक्कन उठने ही वाला हो। मिंग फैन, कमीने, तुझे अपना भला ही नहीं दिखना चाहिए। उसके बगल में खड़ी वांग फोंग ने भी घबराकर पैर पटके, लड़ाई बंद करो और शांत हो जाओ। तुम लोगों ने मेज तोड़ दी है। मेरी चाय का प्याला, मेरी प्यारी, इसकी कीमत 3 युआन प्रति प्याला है। लियू लिनलिन इतनी चिंतित थी कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसे 3 तरबूजों और 2 खजूरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने स्तब्ध रह गए लियू जियांग और लियू देजू को धक्का दिया और कहा, तुम ऊपर जाकर उन्हें क्यों नहीं खींच लाते? ओह, लियू जियांग और लियू देजू ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, लेकिन वे अपने मुक्कों और लातों के बिना एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। समतल फर्श पर मिंग फैन द्वारा संदेश भेजने के बाद उसने पॉपकॉर्न और थोड़ी सी बियर तैयार की और सोफे पर बैठ गया। अपने मोबाइल फोन का चुपचाप उपयोग करके अपने घर की आंतरिक निगरानी चालू करें। मूल रूप से ये निगरानी प्रणाली लियू लिनलिन और उनके परिवार द्वारा स्थापित की गई थी, बस ये देखने के लिए कि जब वे खरीदारी करने गए थे तो मिंग फैन घर के कामों में आलस नहीं कर रही थी। अब ये और भी बेहतर है, ये सीधे मिंग फैन का लाइव प्रसारण बन सकता है और कैमरे को दूर से घुमाया जा सकता है, जिससे 360 डिग्री पर कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहता। फिर निगरानी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करें। लुओ तियान्यू और ली यांडोंग नाम के 2 चोरों को घर को तोड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लुओ तियान्यू जैसा मोटा सुअर ली यांडोंग से मुकाबला कर सकता है। शायद इसलिए कि उन्हें अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को चोट पहुंचाने का डर था, इसलिए उन दोनों ने लियू लिनलिन को छूने के बजाय एक दूसरे को चोट पहुंचाना चुना। आखिरकार दोनों पक्षों के लिए संभावना 50% है। अगर बच्चा उनका ही हो तो क्या होगा? मिंग फैन इस दृश्य को देखकर भावुक हो गई। तुम दोनों में पिता के समान गुण हैं, लेकिन मिंग फैन ऐसा नहीं देखना चाहती। दोनों हरामखोर बाप आपस में जमकर लड़ रहे थे, तो मैं उस हरामखोर माँ के लिए कुछ मनोरंजन का इंतजाम कैसे नहीं कर सकता था। चूंकि आप लियू लिनलिन को पीटने से हिचकिचा रहे हैं, तो मैं आपको उसे पीटने के लिए किसी और को ढूंढने में मदद करूंगा। अपना फोन उठाओ और एक और कॉल करो। ली यांडोंग की पत्नी वू शुशुओ घर पर खाना बना रही थी। उन्होंने फ्रिज से सुअर के सिर का एक टुकड़ा निकाला और उसे काटते हुए अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि मेरा वजन 200 किलोग्राम से अधिक हो गया है, मेरी ठुड्डी पर 4 परतें हैं और मेरे शरीर की चर्बी लगभग खत्म हो गई है, फिर भी मैं स्वादिष्ट भोजन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। ली यांडोंग ने उसे 1 से अधिक बार वजन कम करने का संकेत दिया, लेकिन वू शुशुओ द्वारा उठाए गए रसोई के चाकू के सामने ली यांडोंग ने अंततः चुपचाप इस विचार को त्याग दिया। इसी समय फोन की घंटी बजी। वू शुशुओ ने गंदे एप्रन पर 2 बार हाथ पोंछे और फोन नंबर देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। मिंग फैन, तुम पैसे के भूखे निकम्मे हो, फिर भी हमारे घर फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा टूटा फूटा घर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का होगा, लेकिन तुम हमसे 30 लाख मांगने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है तुम गरीबी के मारे पागल हो गए हो। पिछली बार जब मिंग फैन ने 3 मिलियन मांगे थे तो वू शुशुओ को बहुत गुस्सा आया था और उसने उसे खूब कोसा था। मिंग फैन भी नाराज नहीं था। उसने शांति से वू शुशुओ की डांट सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, नाराज मत होइए वू बहन, इसमें मेरी भी गलती है। क्या मैं पैसे खर्च करने को लेकर जल्दबाजी में नहीं था? मुझे हमेशा इस बात का पछतावा होता है। खबर सुनते ही मैंने तुम्हें फोन किया था ना? वू शुशुओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या खबर है? क्या तुम कार से टकराने वाले हो? बिल्कुल नहीं, ये भाईली के बारे में है। मिंग फैन ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, भाईली ने बाहर एक बच्चा पैदा किया और उसे गर्भवती कर दिया। बच्चा 3 महीने का है। द्वांग। वू शुशुओ के हाथ में मौजूद रसोई का चाकू चॉपिंग बोर्ड पर जोर से लगा, लकड़ी में 3 जगह धंस गया। धिक्कार है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल सच है, वह महिला मेरी पत्नी लियू लिनलिन है। मुझे अभी अभी इसके बारे में पता चला है। जानते हो, उस समय मैं इतना गुस्से में था कि मैं उस कुतिया लियू लिनलिन का गला घोंटकर वहीं मार डालना चाहता था। अफसोस की बात है कि मैं अब घर पर नहीं हूँ। वैसे क्या भाईली आपके साथ हैं? भाईली को मत बताना कि मैंने आपको फोन किया था। वो शुशुओ बाकी की बातें बिल्कुल भी नहीं सुन सका। यू ली यांडोंग, मुझे बस इतना बता दो कि जैसे ही तुमने ऑनलाइन देखा कि तुम बाहर जा सकते हो, तुम नीचे जाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो गए?
राक्षसों को मारने की बात हो रही है तो मेरा मन तो उस छोटे जिन को ढूंढने और खुश होने का कर रहा है। इसीलिए तो आजकल जब मैं रात में तुमसे फ्लर्ट करता हूं तो तुम अपनी कमर भी नहीं हिलाती। तुम्हारा रिश्ता तो बस अपनी ऊर्जा फिर से भरने और बच्चों के पालन पोषण की तैयारी करने का जरिया है ना? लियांडोंग, तुम भाड़ में जाओ, यहां आकर मर जाओ। एक दहाड़ के साथ वो शिशुओं ने रसोई का चाकू निकाला और घर से बाहर भाग गया। लिहोंग अभी भी अपने छोटे भाइयों के साथ बैठक कक्ष में सिगरेट पीते हुए लंगड़ा रहा था और इस चीख से भयभीत होकर वह सीधे अपनी व्हीलचेयर से जमीन पर गिर गया। उन्हें बिल्कुल पता था कि लियांडोंग नीचे क्यों गया था। धिक्कार है, बॉस का अपराध उजागर हो गया। तुम वहां किस लिए खड़े हो? नीचे जाओ और मेरी भाभी का रास्ता रोको। डॉट 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 लड़ाई बंद करो। लियू जियांग और लियू देजू ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन लुओ तियान्यू और लियांडोंग पहले से ही गुस्से में थे और एक दूसरे के बाल पकड़कर उनके चेहरे पर घूंसे मार रहे थे। उन्हें अलग करना नामुमकिन था। इसी क्षण दरवाजा जोर से बंद हुआ और उस पर जोर से लात मारी गई। वांग फोंग पहले से ही चिंतित और गुस्से में थी और उसने बिना सिर घुमाए ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया, बाहर दरवाजा कौन पीट रहा है? तुम्हारे परिवार में किसी की मौत हो गई है तो मुझे ये खबर बताने के लिए तुम इतने बेचैन क्यों हो? अगले ही पल उसने इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे का ताला एक क्लिक की आवाज के साथ अपने आप खुलते हुए सुना, जिससे बाहर एक विशाल खूंखार आकृति दिखाई दी। 200 पाउंड से अधिक वजन वाला वो शिशु दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे की चर्बी गुस्से से कांप रही थी। उसके हाथ में रसोई के चाकू पर सुअर के सिर का एक चिकना टुकड़ा लगा हुआ था। चैप्टर 64। उस आभा ने सबको इतना डरा दिया कि लगभग पेशाब निकल जाने की नौबत आ गई। हनी, तुम यहाँ क्यों हो? लियांडोंग बुरी तरह कांप रहा था। वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन घर पर मौजूद 200 पाउंड की किंग कांगल से डरता था। ल्यूलिनलिन का परिवार दहशत में जमीन पर गिर पड़ा। ये लिखते समय मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम ताइवान नॉवल नेटवर्क टूऑन.com को याद रखेंगे। लियांडोंग और लुओ तियान्यू उनके लिए एक घड़ा पीने के लिए काफी हैं, तो लियांडोंग की पत्नी भी यहाँ क्यों है? और ये दरवाजा, ये अपने आप कैसे चल सकता है? लियू जियांग को अचानक एहसास हुआ, मुझे पता है, यह मिंग फैन है। मिंग फैन ने ही दूर से दरवाजा खोला था, लेकिन मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ली परिवार की बहू, कृपया अधीर न हो। तुम्हें अब भी यह कहने की हिम्मत है कि चिंता मत करो, तुमने एक अच्छी बेटी की परवरिश की है। वांग फोंग वो शिशुओं को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो शिशुओं के बड़े दाहिने हाथ ने वांग फोंग को कई मीटर दूर फेंक दिया। आधे महीने पहले लगाए गए उसके चीनी मिट्टी के दांत फिर से निकल गए। फिर उसने रसोई का चाकू उठाया और ली यांडोंग की ओर दौड़ पड़ा। 200 किलोग्राम से अधिक मांस के बमों के हमले को कोई नहीं रोक सका और रसोई का चाकू सीधे ली यांडोंग के सिर की ओर तना हुआ था। सच में, पत्नी, मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें समझाता हूँ। लियांडोंग ने बचने के लिए जल्दी से करवट बदली, जबकि वो शिशुओं हाथ में रसोई का चाकू लिए उसका पीछा कर रहा था और पीछे से वार कर रहा था। डुआंग 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 घर का सारा फर्नीचर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। लियू देजू इतना चिंतित था कि उसकी सांसें लगभग रुक गईं। घर, मेरा घर। लियांडोंग ने वो शिशुओं के हाथ से रसोई का चाकू छीनने का मौका देखा, लेकिन उसे कॉलर से पकड़कर लिविंग रूम में घसीट लिया गया, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिय, कृपया मेरी बात सुनो। खांसी खांसी खांसी, बातें वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये सब मिंग फैन की बकवास है। लियू लिनलिन और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुमने मना किया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये बात मुझे मिंग फैन ने बताई थी? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लियांडोंग के चेहरे पर लगातार इतने जोरदार थप्पड़ पड़ रहे थे जितने बड़े एक चिड़िया के पत्ते का पंखा होता है। लियांडोंग को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी आंखों में तारे चमकने लगे। फिर कपड़े टिक नहीं पाए और एक झटके में चकनाचूर हो गए। लियांडोंग ने इस मौके का फायदा उठाकर रेंगते हुए बेडरूम में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। अपने पैरों को जोर से पटकने के बाद भी जब वह उन्हें खोल नहीं पा रहा था, तो वो शिशु इतना क्रोधित हो गया कि उसने बगल में खड़ी लियू लिनलिन को घूर कर देखा। अरे कुतिया, तू भी मरने लायक है। अरे अरे, इधर मत आओ। भाई, कृपया मुझे उसे रोकने में मदद करो। मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लियू लिनलिन इतनी भयभीत हो गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने सहज ही लियू जियांग को धक्का देकर दूर कर दिया। हालांकि उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा जो किसी गुलबहार के पत्ते के पंखे जितना बड़ा था और उसे अपनी जान का डर सताने लगा। वो शिशुओं ने लियू लिनलिन को उठाया और उसके चेहरे पर बाएं से दाएं धनुष से वार किया, जिससे जोर जोर से चटकने की आवाजें आईं। फिर उसने उसके बाल पकड़े और उन्हें कॉफी टेबल पर पटक दिया। लानत है उस कुतिया की, लानत है उस कुतिया की, लानत है उस कुतिया की, जिसने तुम्हें अपने पति को बहकाने दिया। तुम्हारे परिवार में कोई भी अच्छा नहीं है। लुओ तियान्यू को अभी अभी लियांडोंग ने बुरी तरह पीटा था और जब उसने लियांडोंग को पिटते हुए देखा तो वह अभी भी गर्व से तमाशा देख रहा था, लेकिन पलक झपकते ही उसका गुस्सा लियू लिनलिन पर भड़क उठा। मेरा अपना बच्चा अभी भी मेरे पेट में है, मैं तुम्हें पीटने को तैयार नहीं हूँ, तुम मोटे सुअर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है। क्या तामा के पास अभी भी उसके 50% शेयर नहीं है? अगर किसी की पीट पीट कर हत्या कर दी जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मोटे सुअर, बस करो।
ली यांडोंग ने भी यही सोचा, दरवाजा खोला और बेडरूम से बाहर भागा। वो शुशुओ, अगर तुम लियू लिनलिन को छूने की हिम्मत करते हो तो अगर हो सके तो मेरे पास आओ। मेरे बच्चे को मत छुओ। लेकिन अगर मैं इसका जिक्र न करूं तो भी ठीक है। अगर मैंने वो शुशुओ का जिक्र किया तो मेरी और भी बुरी तरह पिटाई होगी। मेरी काओ, वो शुशुओ की युद्ध शक्ति इतनी प्रबल है कि वह वास्तव में अपने विशाल आकार के अनुरूप है। यह आश्चर्यजनक है। वो शुशुओं के इतने वार झेलने के बाद भी लियू लिनलिन बेहोश नहीं हुई। मैं इस पैर पर भरोसा करता हूँ, यह आरामदायक है। अपने डुप्लेक्स में मेंग फैन पारिवारिक नैतिकता के इस नाटक को देख रही थी। हालांकि मैं अभी वहां नहीं जा सकता, लेकिन वो शुशुओं को मेरी ओर से कार्रवाई करने देना भी उतना ही शानदार है। ये किंग कोंग गर्ल तो बहुत ही निर्दयी है। अंत में ली होंग और अन्य लोग आए और आखिरकार वो शुशुओं पर नियंत्रण कर लिया। मेंग फैन ने अनुवर्ती लेख पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई। उसके बाद तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसके अलावा, हालांकि यह बेहद असभ्य है, 200 पाउंड की किंग कांग बाबी को देखना बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है, खेलने की तो बात ही छोड़ दें। इसके अलावा वो शुशुओ एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। वह अक्सर खुद को ही धमकाता है और अपने पिछले जीवन में उसने ली यांडोंग और ली होन के साथ मिलकर साजिश भी रची थी। अभी तो मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो अचानक मुझे थोड़ी मतली महसूस होने लगती है। उसने झटपट मुट्ठी भर अंगूर निकाले और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया ताकि उसे राहत मिल सके। मेंग फैन भी ली यांडोंग की बात समझ गई थी। परिवार में ऐसा अनमोल रत्न होने से हर कोई अभिभूत हो जाएगा, लेकिन ली यांडोंग को अपनी पत्नी के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बस यही एक बात है, ली यांडोंग पहले से ही मेंग फैन की जान से मारने की सूची में शामिल है। चेन याओ और टोंग लू स्नान करके बाहर आ चुके थे। बेहद खूबसूरत रेशमी पजामा पहने टोंग लू एक तराशे हुए हीरे की तरह लग रही थी। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। ये पहले से ही काफी खूबसूरत था, लेकिन अब ये और भी अधिक बेदाग खूबसूरत हो गया था। 92 के स्कोर के साथ वह एक अद्वितीय सुंदरता की धनी है। वह वास्तव में असाधारण है। टोंग लू को देखते ही वो शुशुओं के प्रति मेंग फैन की घृणा की भावना तुरंत गायब हो गई। टोंग लू भी मेंग फैन को घूर रही थी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मेंग फैन ने पहले से ही गैस मास्क पहन रखा था और इसलिए वह अपना चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह हमेशा सोचती थी कि मेंग फैन 40 या 50 साल का एक नीच चाचा है। उस नीच चाचा द्वारा यौन शोषण और जांच किए जाने के ख्याल से ही उसे घिन आती थी। अब मुझे पता चला कि मेंग फैन वास्तव में 20 साल का एक बड़ा भाई है। 8 पैक एब्स, पूरे शरीर में मांसपेशियों की एकदम सही बनावट और हार्मोन से भरपूर। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर है। मेंग फैन की तुलना में उनके अस्पताल का तथाकथित अस्पताल का सबसे आकर्षक युवक तो जूते उठाने के भी लायक नहीं है। उसके गाल गर्म हो गए थे और अचानक उसके मन में एक विचार आया। ऐसा लगता है कि यह असंभव नहीं है। यहाँ आओ। मेंग फैन ने टोंग लू को इशारा किया और टोंग लू अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह डरते डरते उसके पास गई और मेंग फैन ने उसे वहीं पर निर्वस्त्र कर दिया। आह! टोंग लू ने अपने शरीर को आंसुओं से ढक लिया और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, तुम मुझे अपने कपड़े दे दो। मेंग फैन ने ताना मारते हुए कहा, मैं तुम्हें वैसे भी खाने वाला हूँ, फिर भी इन कपड़ों की परवाह क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर भी मेरे साथ आने को तैयार हो। टोंग लू का चेहरा लाल हो गया था। दरअसल वह पहले से ही जानती थी कि यह तो होना ही था, तो फिर वह किस बात पर अड़ी हुई थी? इसके अलावा यह आदमी इतना सुंदर है कि आप उसे लालटेन से भी नहीं ढूंढ सकते। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि मेंग फैन के अन्य महिला साथी भी हैं, क्या ये वास्तव में एक प्रेमी ढूंढने के बराबर नहीं है? मैं अनजाने में ही अपने मन में लोगों को बहकाने से खुद को रोक नहीं पाया। मेंग फैन भविष्य में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। मेंग फैन भविष्य में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। मेंग फैन भविष्य में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। ... मेरे दिल की गांठ खुल गई। उसके चेहरे पर दिख रही अलगाव की भावना धीरे धीरे शर्म में बदल गई। मेंग फैन, यह मेरा पहला अनुभव है। तुम नरमी से पेश आना। मेंग फैन, क्या आप अब भी मुझे सिखाना चाहते हैं? क्या आप इतनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं? आत्मविजय। टोंग लू के सिस्टम स्टेटस कॉलम को फिर से देखें। ये समर्पण से व्यवहार में बदल गया है। इसमें एक अतिरिक्त रिमाइंडर लाइन भी है। स्वादिष्ट सूचना, बधाई हो स्वामी जी, आपने देवी को अपने वश में कर लिया है। स्वामी जी, आप उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। व्यवहार किया। महिलाएं, वास्तविकता से पराजित होना वास्तव में आसान है। लेकिन मेंग फैन टोंग लू से घृणा नहीं करता था। इसके विपरीत उनका मानना था कि टोंग लू एक बुद्धिमान महिला थी जो स्थिति का सही आकलन कर सकती थी। ऐसी महिला बहुत आज्ञाकारी होती है और उसे चिंतामुक्त भी रखती है। ठीक उसी समय जब मुझे वो शुशुओं से घृणा होने लगी, मैंने अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालने के लिए अपनी पसंद बदल ली। ठीक उसी समय जब मैं टोंग लू को अपनी बाहों में लेने ही वाला था, अचानक चेन याओ ने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे और मेरी बहन को अभी भी भूख लगी है। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। बिल्कुल सही, हम अपने नन्हे बच्चे को भूखा नहीं मरने दे सकते। मेंग फैन ने इस बारे में सोचा और यह सच था। कई लोग खाने की मेज पर आकर बैठ गए। टोंग लू का चेहरा बेहद अजीब लग रहा था। इस खाली मेज पर खाने के लिए क्या था?
मेंग फैन ने मेज पर हल्के से थपथपाया और अगले ही पल मेज स्वादिष्ट भोजन से भर गई। ब्रेज्ड लार्न हेड, कोला चिकन विंग्स, ब्रेज्ड प्रॉन्स, ऑयस्टर ऑमलेट, पोर्क बेली, जिंगो और ओल्ड डक सूप। साथ ही गरम सफेद धुएं के साथ सफेद चावल का एक बड़ा कटोरा भी था। ये क्या हो रहा है? क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? टोंग लू अवाक रह गई और स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज को देखकर असमंजस में पड़ गई। यह मेरी क्षमता है अंतरिक्ष भंडारण की। मेंग फैन ने इसे छिपाया नहीं, इसलिए यदि आप भविष्य में मेरा अनुसरण करेंगे तो आपको कभी भूख नहीं लगेगी। चेन याओ मुस्कुराए और बोली, ये हमारे परिवार में सबसे आम भोजन है। टोंग लू इतनी सदमे में थी कि वह बोल नहीं पाई। आमतौर पर वह अस्पताल में व्यस्त रहती थी और उसका लगभग सारा खाना बाहर से मंगवाया हुआ होता था। समय पर दिन में 3 बार भोजन मिल जाना ही उसके लिए काफी था। कभी कभी तो उसे खाना खाते समय ही ऑपरेशन होने की सूचना मिल जाती थी। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद खाना ठंडा हो जाता था और वह उसे केवल गर्म पानी के साथ ही चबा पाती थी। ये कहना भी जरूरी नहीं कि ये दुनिया का अंत था। इन दिनों वह चौथी मंजिल पर छुपी रहती थी, इस डर से कि कोई राक्षस कभी भी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आएगा। वह रसोई में आग जलाने की हिम्मत तक नहीं करती थी और पेट भरने के लिए मुश्किल से कुछ बिस्कुट खाती थी। अगर उसने पहले से ही नीचे कुछ पौष्टिक प्रोटीन युक्त भोजन न किया होता तो शायद उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती। लेकिन मेंग फैन ऊपर पहाड़ों और समुद्र के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहा था। उसने वास्तव में गलत व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया था। उसके मन में यह विचार और भी दृढ़ हो गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई हरकत नहीं की और मेंग फैन और चेन याओ को देखती रही और चॉपस्टिक्स उठाने की हिम्मत नहीं की। यह इंतजार कर रहा था कि मेंग फैन पहले खाना उठा ले। बिल्कुल, वह बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली थी। मेंग फैन टोंग लू के व्यवहार से बहुत संतुष्ट हुआ और उसने पसलियों का एक टुकड़ा उठाकर टोंग लू के कटोरे में रख दिया। खाओ, अब से यही तुम्हारा घर होगा। खाने पीने के बाद टोंग लू ने उठकर बर्तन साफ करने की पहल की, लेकिन मेंग फैन ने उसे रोक दिया। याओ याओ, बेडरूम में जाओ, उसे मेरे प्यारे कपड़े पहनने में मदद करो। टोंग लू ने अपना सिर नीचे कर लिया। जिस चीज का वह इंतजार कर रही थी आखिरकार वहां ही गई। पता नहीं क्यों, मुझे तो सच में इसका इंतजार हो रहा है। चैप्टर 65। मैं मेडिकल का छात्र हूं, इसलिए मुझे इस मामले में कोई शर्म नहीं है। इस समय उसने इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था कि मेंग फैन उसका प्रेमी है। पहले वाला डर तो चला गया था, लेकिन उसकी जगह थोड़ी शर्म आ गई थी। कमरे में जाओ और अपने कपड़े बदल लो। आईने में खुद को देखते हुए टोंग लू बुरी तरह से शर्म से लाल हो गई। कपड़े थोड़े छोटे थे, लेकिन वे उनकी खूबसूरत आकृति पर खूब जंच रहे थे। छाती और टोपी पर बना लाल क्रॉस उसे याद दिलाता था कि यह एक नस की वर्दी है, लेकिन विवरण बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले, छाती पर लगे कपड़े के टुकड़े को खोला जा सकता है। दूसरे, इसका पिछला हिस्सा खोखला है, जिसमें केवल कुछ रिबन धनुष की तरह बंधे हुए हैं जो टॉप के सामने के हिस्से को ठीक करते हैं, जिससे एक सुंदर पिछला हिस्सा दिखाई देता है जो इतना सफेद है कि वह चमकता है और जिसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। दूधिया सफेद लेस वाली स्टॉकिंग्स और लेस वाली स्कर्ट की तो बात ही छोड़िए, उसे देखकर एक महिला भी उत्तेजित हो जाएगी। मेंग फैन जैसे पुरुष की तो बात ही छोड़िए। ये तुम्हारा पहला अनुभव है, क्या इसे इतना रोमांचक होना जरूरी है? चेन याओ ने कुछ सहानुभूति के साथ टोंग लू की ओर देखा। एक रात मेंग फैन ने उसे बिक्री कार्यालय की वर्दी पहनने को कहा। अगले दिन वो कपड़े कमरे में जगह जगह चिथड़े चिथड़े लटके हुए थे। इसे एक शब्द में कहें तो ये एक अभिशाप है। वह बाढ़ है और वह राक्षस भी है। टोंग लू अभी अभी पहुंची थी और उसे वास्तव में पहली बार उपकरण पहनने की कोशिश करनी पड़ी। वह दृश्य अत्यंत भयावह था, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि टोंग लू वास्तव में एक पेशेवर खिलाड़ी है और नस की वर्दी के क्षेत्र में वह अजेय है। वह जाहिर तौर पर बहुत आकर्षक है, लेकिन भीतर से वह एक ऐसी पवित्रता प्रकट करती है जो मिट्टी से अछूती है। मास्क पहनने से केवल उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें ही दिखाई देती हैं, जिससे लोग मास्क उतारकर उसे करीब से देखना चाहते हैं। जब मेंग फैन कमरे में दाखिल हुआ और उसने टोंग लू को देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। ये रूप रंग सचमुच बेहद अजीब है। बेसब्री से इंतजार है, लेकिन चेन याओ के अनुभव के आधार पर मेंग फैन ने कुछ तैयारियां करने का फैसला किया। उसने मुट्ठी भर स्टेमिना स्ट्रॉबेरी और पावर अंगूर निकाले और कहा, इन्हें खाओ। यह क्या है? कुछ ऐसा जो तुम्हें सुपर गर्ल में बदल देगा। ताकत बढ़ाने वाली स्ट्रॉबेरी और अंगूर खाने के बाद टोंग लू ने तुरंत अपने शरीर में फर्क महसूस किया। शरीर में मानो असीमित ऊर्जा है। उसने उत्साह से चेन याओ की ओर देखा और कहा, बहन, ये फल तो वाकई जादुई है। चेन याओ की आंखों में दया भाव झलक रहा था। आपको बाद में पता चल जाएगा। मेंग फैन के बाद कभी कोई अच्छा फल नहीं मिलता। अगले ही पल उसे उठाकर सोफे पर फेंक दिया गया। मेंग फैन ने तुरंत सोफे पर छलांग लगाकर अनुकूल स्थिति पर कब्जा कर लिया और नकाबपोश व्यक्ति मेंग फैन के आदमियों का पहला शिकार बन गया। पतिदेव, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन मेंग फैन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। किंग कोंग बाबी देखकर उसे अभी अभी घिनाई थी और अब उसे उन दृश्यों को भुलाने के लिए कोई तेज दवा लेनी ही पड़ेगी। टोंग लू, मैं बस तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ। चेन याओ चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने राहत की एक लंबी सांस ली, फिर उसका चेहरा उत्साह से भर गया।
आखिरकार आराम करो ओए, चलो खेल खेलते हैं। उसी समय मेंग फैंग के पुराने घर में। घर अस्त व्यस्त था। वांग फोंग और लियू देजू फूट फूट कर रोने ही वाले थे। यह मेरा घर है, आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। चुप रहो बुढ़िया, ये घोड़ा मेरा घर है, मेरा घर। ली यानडोंग गुस्से से दहाड़ उठा। दर्द से कराहते हुए उसने तुरंत अपना हाथ ढक लिया। हाथापाई के दौरान वो शिशुओं ने उसे चाकू मार दिया और वह अभी भी खून बह रहा है। बिना किसी शर्त के वह इसे केवल लाल गर्म सिलाई सुई और धागे से ही सिल सकता था, जिससे वह दर्द से कराह उठा। सौभाग्यवश अंत में सभी के संयुक्त प्रयासों से वो शिशुओं को आखिरकार काबू में कर लिया गया और उसे जबरदस्ती वापस ऊपर भेज दिया गया। लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। ली यानडोंग के छोटे भाइयों ने लुओ तियान्यू को घेर लिया था, जिससे लुओ तियान्यू का मोटा शरीर डर से कांपने लगा था। धिक्कार है, ये तो स्पष्ट है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब तुम किसी को मुझे पिटवाने के लिए उकसा रहे हो। क्या तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो? वांगफा, तुम्हारी माँ। मैं वांगफा हूँ। स्नैप। लुओ तियान्यू के चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा और छोटे भाई उस पर टूट पड़े और उसे नीचे गिरा दिया। ली यानडोंग ने अपनी पत्नी द्वारा दरवाजे पर लाई गई रसोई की छुरी उठाई और लुओ तियान्यू के दाहिने हाथ पर पैर रखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर तुमने अपने भाई डोन को नाराज किया तो क्या होगा। लुओ तियान्यू ने मदद के लिए जल्दी से लियू लिनलिन की ओर देखा। नहीं यानडोंग, तुम पागल हो, रुक जाओ। लियू लिनलिन ने ली यानडोंग को पकड़ा और उसे घसीटकर बेडरूम में ले गई। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है। ली यानडोंग दहाड़ा, लेकिन लियू लिनलिन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। मुझे पता है कि मैंने पहले गलती की, लेकिन क्या आप पहले शांत हो सकते हैं? मैं ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि बच्चा आपका ही है। आप इतने सुनिश्चित कैसे हो सकते हैं? जब भी मैं उसके साथ ऐसा करता हूँ, मैं हर बार सुरक्षा उपाय अपनाता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ तो मैं इन्हें नहीं अपनाता। ये सुनकर ली यानडोंग स्तब्ध रह गया। क्या उपचार में इतना अंतर है? क्या हम दोनों अलग हैं? लेकिन लियू लिनलिन ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और ली यानडोंग की बांह को जोर से चुटकी काट ली। ये बकवास नहीं है। मैं लुओ तियान्यू के साथ सिर्फ उसके पैसे ठगने के लिए हूँ। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मौज मस्ती के लिए हूँ। वह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैंने पैसे के लिए लुओ तियान्यू से प्यार करने के बाद तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया होता, तो मैं हर दिन तुम्हारे पास क्यों आती? मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या ये सब तुम्हारे लिए नहीं है? ली यानडोंग लियू लिनलिन के तर्क से भ्रमित हो गया और उसका दिमाग, जिसे पहले इस्तेमाल करना आसान नहीं था, चकरा गया। लेकिन मैं आपको पैसे भी दे सकता हूँ। क्या बकवास है? लियू लिनलिन ने कमर झुकाकर गुस्से से कहा, तुम्हारी गधे जैसी नौकरानी पैसे का हिसाब किताब रखती है, तो तुम उससे कितना पैसा निकाल सकते हो? आपको ये भी पता है कि मेरा भाई शादी के बाद घर और कार खरीदना चाहता है और पूरा परिवार सिर्फ मेरी तरफ इशारा कर रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती और मैं घर अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं बस दोनों दिशाओं में भाग सकती हूँ। क्या यह मेरे लिए आसान है? भले ही आप मुझे न समझें, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहराते हैं और अपने आदमी से मेरी पिटाई करवाते हैं। मेरा चेहरा सूज गया था। इस बारे में बात करते हुए वे शोक में रोने भी लगे। कुछ ऑपरेशनों के बाद ली यानडोंग अचानक घबरा गया। हालांकि वह भ्रमित था, फिर भी उसे कुछ कुछ समझ आ गया था। लियू लिनलिन का दिल अब भी खुद के लिए धड़कता है। वह काओ यंग में भी है और उसका दिल हान में भी। लुओ तियान्यू के साथ रहना महज एक व्यावसायिक आवश्यकता है, खुद के साथ रहना ही सच्चा प्यार है। मैंने कहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद के साथ रहें। शुरू में ली यानडोंग केवल लियू लिनलिन के साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी दिलचस्पी तभी शुरू हुई जब उसे पता चला कि उसका एक बच्चा है। अब मुझे पता चला कि लियू लिनलिन ने पहले ही उससे गुपचुप तरीके से वादा कर लिया था। अगर मुझे लियू लिनलिन के लिए दया आती है, तो क्या मैं जानवर से भी बदतर नहीं होऊंगा? बेबी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। लियू लिनलिन को रोते देख ली यानडोंग ने रसोई का चाकू फेंक दिया और वह इतना परेशान हो गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन उसने लियू लिनलिन के होठों पर गर्व नहीं देखा। धिक्कार है, पुरुषों में सचमुच कमीनेपन का गुण होता है और उन्हें कुछ ही शब्दों से मूर्ख बनाया जा सकता है। ली यानडोंग, भले ही तुम गिरोह के सरगना हो, फिर भी तुम्हें इस महिला के इशारों पर चलना ही पड़ेगा। वह मन ही मन गर्व से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तुम जानते हो कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। अब मेरे पास एक अच्छा विचार है। उसने अपनी आवाज धीमी की और ली यानडोंग के कान में झुककर कहा, ये प्रलय भयावह लग सकती है, लेकिन कुछ देश इसे देर सवेर पार कर लेंगे। लुओ तियान्यू एक सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष हैं। हम इस अवसर का उपयोग लुओ तियान्यू से एक पत्र लिखकर कंपनी और खातों में मौजूद सभी धन को स्वेच्छा से हमें सौंपने का अनुरोध करने के लिए कर सकते हैं, जिसके बदले में वे अपना जीवन बचा लेंगे। जब प्रलय का संकट टल जाएगा, तो हम तुरंत लुओ तियान्यू से अपना वादा पूरा करने को कहेंगे। तब तक हमारे हाथ में करोड़ों सूचीबद्ध कंपनियां होंगी और हम जितना चाहें उतना खुश हो सकते हैं। क्या तब भी हमें तुम्हारे किंग कांग का चेहरा देखने की जरूरत है? तो क्या तुम अब भी लुओ तियान्यू का हाथ काटना चाहते हो? ली यानडोंग स्तब्ध रह गया।
भावुक लियू लिनलिन ने उन दोनों के भविष्य की खुशी के बारे में पहले ही काफी कुछ सोच लिया है। सौभाग्य से मुझे लगा कि लियू लिनलिन पॉल तियान्यू से नाराज थी। मैं सचमुच कुछ भी नहीं हूँ। उसके चेहरे पर एक थप्पड़। हनी, ये मेरी गलती थी। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये तय हो गया है, आपको मेरी बात माननी होगी। अब आप लुओ तियान्यू को खुश करने के लिए मेरे साथ सहयोग करें। चलिए पहले कंपनी और पैसे को धोखा देने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब वे दोनों बाहर निकले तो लियू लिनलिन ने तुरंत उदास चेहरा बना लिया। लियांडोंग ने गुस्से से घूरते हुए कहा, लुओ तियान्यू, मैं लियू लिनलिन के हस्तक्षेप के कारण तुम्हें बख्श रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा काट डालूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। लुओ तियान्यू कृतज्ञता के आंसुओं से भर आया और लियांडोंग के सामने सिर झुकाकर लियू लिनलिन को कृतज्ञ निगाहों से देखने लगा। उसका अपना बच्चा होना ही सबसे अच्छा है। अगर वह न होती तो वह मर चुकी होती। लेकिन मृत्युदंड से बचा जा सकता है, लेकिन जीवित रहते हुए किए गए अपराध को बख्शा नहीं जा सकता। आपको मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। जब लुओ तियान्यू को पता चला कि लियांडोंग अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसने तुरंत इसका विरोध किया। लियू लिनलिन ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, तुम पागल हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है और लियांडोंग चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। लेकिन मेरी कंपनी या आपकी जिंदगी, इनमें से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? लियू लिनलिन और लियांडोंग ने एक साथ गाना गाया जिससे लुओ तियान्यू दंग रह गए। मैंने झिझकते हुए एक प्रतिबद्धता पत्र लिखा और उसे लियांडोंग को सौंप दिया। लियू लिनलिन पहले से ही खुश थी। हस्तांतरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अपनी काबिलियत के दम पर जो चीजें वह लियांडोंग पर थोपता है वे अंततः उसी के हाथ लग जाएंगी। अब जब तक वह अधिकारियों द्वारा इस स्थिति को समाप्त करने का इंतजार करता रहेगा तब तक उसे वह जीवन मिल जाएगा जो वह चाहता है। लेकिन अब एक और काम करना बाकी है। मेंग फैन, उस कमीने को इतनी परेशानी नहीं होती अगर उसने स्थिति को बिगाड़ा ना होता। उसके लिए इसे आसान नहीं बनाया जा सकता। चैप्टर 66। क्या आप मेंग फैन से निपटना चाहते हैं? ये सुनकर लियांडोंग और लुओ तियान्यू बहुत उत्साहित हो गए। वांग फोंग, लियू जियांग और लियू देजू भी घृणा से भर गए, यहाँ तक कि व्हीलचेयर पर बैठे ली होंग भी। उसके हाथ पैर खुद मेंग फैन ने तोड़ दिए थे। धिक्कार है, इस जबरन पैदा किए गए बच्चे को मार डालना चाहिए। ली होंग चिल्लाया। लेकिन ये फिर से मुश्किल है। अब जबकि राक्षस घूम रहे हैं और खून की धुंध हवा में फैली हुई है, वे आवासीय भवन से बाहर नहीं निकल सकते। इस पर लियू लिनलिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है? मुझे याद है कि लुओ तियान्यू ने कहा था कि मेंग फैन को वहां काफी नापसंद किया जाता है। अगर हम इससे पार नहीं पा सकते तो क्यों ना हम किसी से उधार लिए हुए चाकू से किसी को मार डालें। लियू लिनलिन की आंखों में गुस्से की चमक आ गई और उसने एक फोन नंबर डायल किया। एक ही समय पर आग से बचने वाली सीढ़ी के अंदर सभी लोग अचंभे में जमीन पर गिर पड़े, मृत लोगों की तरह गतिहीन हो गए। पहले तो उन्होंने समूह में खूब मिन्नतें की, लेकिन आखिरकार कुछ निवासियों को मनाने में कामयाब हो गए। आखिर वे पड़ोसी थे और कोई नहीं चाहता था कि वे अपने घर के गलियारे में प्यास से मर जाएं। इसके अलावा नल का पानी अभी तक बंद नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें पानी पहुंचाना ठीक था। लेकिन यहीं पर समस्या आती है। पानी पहुंचाने के लिए आपको दरवाजा खोलना होगा। कौन गारंटी दे सकता है कि वे आपके घर में सेंध लगाने का मौका नहीं लेंगे? काफी बहस के बाद अंततः सभी निवासियों ने अनसुना करने का फैसला किया। लोगों का एक समूह बिना एक बूंद पानी मांगे 10 से अधिक मंजिलें चढ़ गया। कल आखिरकार मुझे घेर लिया गया और किसी ने पेशाब पीना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप पूरे गलियारे में पेशाब की बदबू फैल गई। केवल सुई यूटिंग और लू जियाकी ने ऐसा नहीं किया। वे सचमुच ये कह नहीं सकती थी, लेकिन इसी वजह से वे सबसे कमजोर थीं। सुई यूटिंग कमजोर पड़ गई। इतनी देर हो गई है और उस कमीने ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। नहीं, मुझे लगता है कि वह सो गया। लू जियाकी ने कमजोर स्वर में सिर हिलाया। सुई यूटिंग ने बड़ी मुश्किल से संघर्ष करते हुए कहा, नहीं, हम ऐसे नहीं चल सकते। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम मर जाएंगे। तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? सभी लोग असमंजस में हैं। इसी दौरान अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा और उसने पाया कि उसे और लू जियाकी को एक समूह में शामिल कर लिया गया है। बहनों, क्या तुम सो रही हो? सुई यूटिंग हैरान रह गई, क्या सच में वो लियू लिनलिन थी? लियू लिनलिन अक्सर कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए उनके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में जाती हैं। बाद में उन्होंने अपने कुत्ते को घुमाने के कुछ गुप्त तरीके एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू कर दिया और समय के साथ वे अच्छे दोस्त बन गए। सुई यूटिंग ने शुरू में लियू लिनलिन से तुरंत मदद मांगी, लेकिन दुर्भाग्य से लियू लिनलिन अपने मूल स्थान पर वापस चली गई थी और उसकी मदद करने में असमर्थ थी। मैं अचानक आधी रात को खुद को संदेश क्यों भेज रहा हूँ? मेरी प्यारी बहन, मैं कैसे सो सकती हूँ? क्या आपको प्यास और भूख लगी है? क्या आप ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जहां आप खा पी सकें और चैन से सो सकें? ये सुनकर सुई यूटिंग और लू जियाकी चौकन्नी हो गई। बहन, क्या आपको कुछ पता है? मेरे पूर्व पति मेंग फैन के घर में सब कुछ है। जब उन दोनों ने ये सुना कि वे हतोत्साहित हैं तो लू जियाकी ने बुदबुदाते हुए कहा, हम भी यह जानते हैं,
लेकिन अब मिंग फैन ने आग से बचने के रास्ते और सीढ़ियों को बंद कर दिया है और हम वहां से गुजर भी नहीं सकते। बेवकूफ, तुम्हें खूबसूरती का जाल बिछाना नहीं आता। ये मिंग फैन तो बस एक मूर्ख और चापलूस है। शियाओटिंग, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम अपना जाल बिछाओगी तो ये कमीना जरूर तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। जब समय आएगा लू जियाकी, मैं तुम्हारे बगल में छिप जाऊंगा और मिंग फैन को लाठी से मारकर बेहोश कर दूंगा। क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे यह अच्छा विचार क्यों नहीं आया? कहते हैं कि तृप्ति और गर्माहट से कामुक विचार उत्पन्न होते हैं। मिंग फैन को हर दिन पर्याप्त भोजन और पेय मिलता था, लेकिन वह बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अकेले ही मनोरंजन के कुछ तरीके खोजने पड़ते थे। इतने दिनों बाद चेन याओ शायद उसके हाथों बेवकूफ बनाए जाने से थक गई थी। सुई यूटिंग को हमेशा से अपनी खूबसूरती पर भरोसा रहा है, वरना वह लू जियाकी को कुत्ते की तरह नहीं घुमाती। अगर मिंग फैन आपके दरवाजे पर आता है तो वह निश्चित रूप से दरवाजा खोलेगा। लू जियाकी भी बहुत उत्साहित थी। कुछ दिन पहले उनके पैरों तले कुचले गए बूढ़े सन की लाश गलियारे में पड़ी है। बदबू बहुत भयानक है। उन्होंने उसे पहले ही नीचे फेंक दिया था। जब भी उन्हें ओल्ड मैन सन की दुखद स्थिति याद आती थी तो उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। मैं ओल्ड मैन सन के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता। बहन, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। क्या बात है, हम तो अच्छी बहनें हैं। लेकिन बहन, मैं तुमसे एक विनती करता हूँ। मिंग फैन को पकड़ने के बाद मेरे लिए एक वीडियो जरूर बनाना। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम उसे कैसे मारती हो। अंतिम कुछ शब्दों की उग्रता ने सुई यूटिंग को भयभीत कर दिया। लेकिन अगर आप इस बारे में ध्यान से सोचें तो इसका कारण ये होना चाहिए कि आप तलाक के कारण मिंग फैन से बदला लेना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए मैं खुद चलता हूँ। बस इतना ही, मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। सुई यूटिंग ने दूसरों को योजना के बारे में बताया। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। उस कमीने को मार डालो। यहाँ कौन है जो मिंग फैन से नफरत नहीं करता और दोनों हाथों से उससे सहमत है, खासकर श्रीमती ली जो पहले से ही इसे आजमाने के लिए उत्सुक हैं और अब वहां जाने के लिए बेताब हैं। सुई यूटिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो कल सुबह जल्दी शुरू करते हैं। अगली सुबह तड़के मिंग फैन ने अंगड़ाई ली और बिस्तर से उठकर बैठ गई। उनके बगल में उनकी नई प्यारी बच्ची टोंग लू है। पिछली रात का सफर इतना अद्भुत और शानदार था कि मैं रुक ही नहीं सका। लेकिन मिंग फैन के बारे में अजीब बात यह है कि उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि शारीरिक शक्ति 8 स्टार तक पहुंच जाती है, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा असामान्य है। मास्टर, आपको परेशान न करने के लिए मैं हर बार सिस्टम नोटिफिकेशन बंद कर देता हूं, इसलिए आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। मिंग फैन थोड़ा उलझन में था। तुम्हें क्या मिला? मानसिक शक्ति की तरह ही आपकी देवी द्वारा उपभोग की गई शारीरिक शक्ति स्वामी को 10,000 गुना वापस मिल जाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं काऊ हूँ, मैं काऊ हूँ, मैं काऊ हूँ। क्या ये ठीक है? मिंग फैन बिस्तर के किनारे जम गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जितना ज्यादा मैं व्यायाम करता हूँ उतना ही बेहतर महसूस करता हूँ। भावनाएं ही तो व्यवस्थित रूप से काम करती हैं। क्या आप अभी भी इस सिस्टम का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं? क्यों नहीं, ये तो सिस्टम का सामान्य उपयोग है। कृपया हर समय हंगामा न करें। इससे सिस्टम बहुत परेशान हो जाएगा और हमेशा यही महसूस करेगा कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। मिंग फैन अवाक रह गई। आप कोई भी काम खराब नहीं करते, आप सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। अफसोस की बात है कि तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो, वरना मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता। पतिदेव, मुझे छोड़कर मत जाओ। टोंग लू ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और मिंग फैन को देखते ही उसकी आंखों में मौजूद कोमलता पिघल गई। कल रात बहुत मुश्किल थी, लेकिन मिंग फैन बहुत धैर्यवान थी। जब भी वह थक जाती, वह उसे कुछ ताकत देने वाली स्ट्रॉबेरी और ऊर्जा से भरपूर अंगूर दे देती। बहुत अच्छा। उसने गुप्त रूप से कई वर्जित उपन्यास भी पढ़े हैं, जिनमें से सभी में पुरुष नायक की अतिरंजित और सक्षमता का वर्णन किया गया है। लेकिन मिंग फैन की तुलना में वे सभी कमजोर थे। आपका अपना आदमी ही असली हीरो है। इतने नखरे मत करो और उठकर खाना खाओ। एक रात के बाद इसके गुणधर्म भी अवशोषित हो जाते हैं। टोंग लू की शक्ति और सहनशक्ति में 3 स्टार की वृद्धि हुई है। अब भले ही वे जागृत न हो, साधारण जागृत व्यक्ति भी केवल अपने शरीर के बल पर टोंग लू के सामने दब जाएंगे। नाश्ता करते समय फिर से बारिश शुरू हो गई। रेडियो स्टेशन से लगातार आवाजें आ रही थीं। अत्यावश्यक सूचना, आकाश में अम्लीय वर्षा की अम्लता में काफी कमी आई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी हल्की अम्लीय वर्षा हो सकती है। कृपया आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। आप भोजन और पानी का भंडार कर सकते हैं और बचाव कार्य की प्रतीक्षा कर सकते हैं। किसी ने सूचना दी है कि चुंजियांग बस्ती में एक नरभक्षी वृक्ष प्रकट हुआ है। कृपया चुंजियांग बस्ती से दूर रहें। अधिकारियों ने बस्ती में बचाव कार्य की तैयारी के लिए कर्मियों को तैनात कर दिया है। विभिन्न समुदायों में बड़ी संख्या में उत्परिवर्तित जानवर, पौधे और कीड़े दिखाई दिए हैं और वे सीवर के माध्यम से घरों में प्रवेश कर सकते हैं। कृपया सावधान रहें। बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, जिनमें से सभी निरर्थक होती हैं।
मेन फैन ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर उसकी रुचि खत्म हो गई। मैंने अपना फोन निकाला और पाया कि मेरे फोन पर बहुत सारे अपठित संदेश थे। सुई यूटिंग से, भाई मेन फैन, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मुझसे गलती हो गई, बस हमें कुछ खाना दे दीजिए। चिंता मत करो, मैं अकेला ही हूँ। लू जियाकी और बाकी लोगों को नहीं पता कि मैं नीचे हूँ। कृपया मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। वॉइस मैसेज इतना तेज था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्क्रीन से पानी निचोड़ सकता हूँ। नीचे सुई यूटिंग की अकेले की सेल्फी है। पृष्ठभूमि में आग से बचने वाली सीढ़ी है, जिसके पीछे 11वीं मंजिल का चिन्ह लगा हुआ है। लाइव प्रसारण के दौरान पहने हुए जेके सूट और मिनी स्कर्ट में वह भी है, साथ में काले मोजे और क्लासिक काले चमड़े के जूते भी हैं। उसकी लंबी टांगें पीछे की ओर फैली हुई हैं और पोनीटेल के साथ वह बेहद प्यारी लग रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे प्यास और थकान महसूस हो रही है, जो मेरे स्वभाव के विपरीत है। लेकिन कुल मिलाकर आधार अच्छा है, खासकर वो 2 बड़े धमाके मानो स्क्रीन से बाहर निकलने को बेताब हों। अगर सिस्टम ने सुई यूटिंग को यह याद नहीं दिलाया होता कि सुई यूटिंग के शरीर पर मौजूद सभी वस्तुएं असली उत्पाद हैं, तो मेन फैन अवचेतन रूप से यह सोच लेता कि बड़े बड़े थंडर यंत्र हासिल की गई तकनीक हैं। इस उम्र में कौन इस तरह के पवित्र हथियार को धारण कर सकता है? इतने दिनों तक बिना भोजन और पानी के रहने के बाद यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सुई यूटिंग जैसी नाजुक युवती अब तक जीवित रह सकी। अपने प्रेमी को अकेले छोड़कर जाना सुई यूटिंग के स्वभाव के अनुरूप ही था। लेकिन कौन जानता है कि यह सच है या झूठ? मेन फैन ने ताना मारते हुए कहा, आप लोग घर पर हैं, मैं बाहर जाकर देख लेता हूँ। चैप्टर 67। 5 मिनट पहले बुजुर्ग महिला लियू और अन्य लोग पहले ही अपने हथियार उठा चुके थे और आग से बचने वाली सीढ़ी के दोनों ओर छिप गए थे। सुई यूटिंग ने अपना फोन निकालकर अपनी तस्वीर खींची और जानबूझकर कई मोहक पोज दिए। उन्होंने तस्वीर को एडिट करके भेज दिया। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद अंततः उसने अग्निरोधक दरवाजे पर लगे कांच की खिड़की से मेन फैन को दरवाजा खोलते हुए देखा। जल्दी से छिप जाओ, मेन फैन आ रहा है। लू जियाकी ने उत्साह से दूसरों का अभिवादन किया। सुई यूटिंग ने गला साफ करते हुए कहा, भाई मेन फैन, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए, आप जो चाहें मैं कर सकती हूँ। नखरे दिखाना उनके एंकरों के लिए एक आम हुनर है, खासकर उनके जैसी एंकर के लिए जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। अपना मुंह खोलो और बोलो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस मुंह से निकले शब्द कितने गंदे और बदबूदार हैं। मेन फैन दरवाजे तक गई और दरवाजे के बाहर से सुई यूटिंग को देखने लगी। उसकी लंबाई लगभग 165 सेंटीमीटर है और उसके चेहरे के नैन नक्श और भी प्यारे हैं। उसके कपड़े एकदम साफ हैं और उससे बदबू नहीं आ रही है। जाहिर है, उसने पेशाब पीने का फैसला नहीं किया है। नाम, सुई यूटिंग। रूप रंग, 88 अंक। भूख के कारण कुछ अंक काटे गए। आयु, 18 नामात्र आयु। प्रकार, उत्कृष्ट युवती, उत्साही युवती। अक्षर, 5 अंक। रेटिंग, 2 सितारे। शारीरिक क्षमता, 2 सितारे। मूल्यांकन, 2 सितारे। मानव संसाधन विभाग का समग्र मूल्यांकन, अकुशल। नोट, जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद वह अपनी बहनों के साथ घूमने फिरने लगी। वह झगड़े करती, शराब पीती और आधी रात को घर से भाग जाती थी। उसने एक बिलियर्ड हॉल में काम किया, एक के टीवी में शराब बेची और कुछ समय के लिए वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। लू जियाकी से मिलने के बाद उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और विभिन्न कल्याणकारी वीडियो पोस्ट करके अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे लाखों की इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गईं। वर्तमान स्थिति, अप्रतिबंधित, स्वामी के प्रति सद्भावनापूर्ण नहीं। मेन फैन थोड़ा असमंजस में था। ये सिस्टम की चेतावनी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था। क्या ये बेहतरीन युवती अभी भी कुंवारी है? क्या लू जियाकी एक कमजोर भाई है? इसके अलावा चंद्र आयु के अनुसार उसकी उम्र केवल 18 वर्ष है, तो क्या उसकी उम्र? क्या 18 साल की उम्र से पहले उसके पास इतने बड़े आकार का पवित्र हथियार होना उचित है? तुम बहुत निर्दयी हो। सिस्टम, क्या आप सुनिश्चित हैं कि डेटा सही है? सिस्टम द्वारा स्कैन किया गया डेटा बिल्कुल सही है। सुई यूटिंग ने आध्यात्मिक बहनों से सुना था कि इससे दर्द होता है, इसलिए वह लू जियाकी को इसे छूने नहीं देती। नतीजतन लू जियाकी को हर बार शौचालय में छिपकर खुद ही इसका समाधान करना पड़ता है। मेन फैन ने कहा, वाह, कितना अनोखा संयोजन है। ये सिर्फ एक असाधारण युवती ही नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से एक सुनहरा सेब घोंघा है। जब अंतर्दृष्टि की आंख चालू हुई, तो मेन फैन ने बाहर दोनों तरफ की दीवारों के पीछे छिपी हुई लाल आकृतियों को देखा। शत्रुता से भरा हुआ। ऐसा अनुमान है कि जब उसने दरवाजा खोला तो वह उस पर छुपकर हमला करना चाहती थी। भाई मिंग, आप मुझसे जो भी करवाना चाहें, मैं कर सकता हूँ। जल्दी करो, अगर बहुत देर हो गई तो लू जियाकी जाग जाएगी और देखेगी कि मैं यहाँ नहीं हूँ, सब खत्म हो जाएगा। वह रोते हुए दयनीय ढंग से विनती कर रही थी। लू जियाकी उसके पीछे बहुत गुस्से में थी। सुई यूटिंग आमतौर पर उसे थप्पड़ मारकर अभिवादन करती थी और वह उसके प्रति कभी इतनी कोमल नहीं रही थी। आज तो उसने मेन फैन के प्रति ऐसा रवैया अपनाया कि मानो वह चुने जाने के लिए तैयार हो। ये कैसे हो सकता है? मेन फैन, तुमने मेरे बच्चे को इतने प्यारे रूप में कैसे देख लिया? लेकिन वह जानता था कि उसे इसे दबाना होगा। सुई यूटिंग तो बस उनके भविष्य के लिए अच्छा होने का दिखावा कर रही थी।
मेरा इंतजार करो, मैं बाद में अपने हाथों से तुम्हारा सिर काट दूंगा। सुई यूटिंग मुझे निश्चित रूप से हीरो मानेगी, शायद आज मैं उसके करीब आ सकूं। ये सोचकर लू जियाकी और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। टकरा जाना। मेंग फैन ने जंजीरें हटाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग महिला ली और लू जियाकी तुरंत चिंतित हो गईं। लीजिए, खाना जल्द ही उपलब्ध होगा। आग से बचने वाली सीढ़ी का दरवाजा एक क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। हा, मेंग फैन, नरक में जाओ। हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे घर में जो भी खाना पीना होगा वह हमारा होगा। और वो औरत, धिक्कार है, पिछली बार तो मेरा उसे जान से मारने का मन कर रहा था। लू जियाकी की आंखें लाल हो गई थीं और वह एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर भागा। लेकिन दुर्भाग्य से कोई उससे भी तेज था। ये खाना मेरा है। बुजुर्ग महिला ली ने किसी और के आगे आने के डर से अग्निशामक यंत्र लेकर खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। उसके पीछे मौजूद भीड़ बाहर निकल आई। दमकल यंत्र, पोछे, झाड़ू, लकड़ी की छड़ें, सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मेंग फैन को नीचे गिराने की कोशिश की। सुई यूटिंग ने विजयी भाव से हंसते हुए कहा, मेंग फैन, तुम आज यहाँ तक आ गए हो, चलो मिलकर उसे मारते हैं और तुरंत खाते हैं। उसके बोलने से पहले ही उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। आंटी ली पीछे की ओर गिर पड़ी। उनकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया और उनकी आंतें फर्श पर फैल गईं। खून के छींटे उसके पीछे खड़े लोगों पर चारों ओर जा गिरे। हमले की सारी चीखें अचानक बंद हो गईं और केवल मेंग फैन को अपने हाथ में रेमिंगटन M870 शॉटगन पकड़े हुए देखा गया, जिसकी नली से हरे रंग का धुआं निकल रहा था। तुम्हारे पास झाड़ू है, मेरे पास बंदूक है। क्या गोली लगने पर सभी लोग घबरा जाएंगे? सबकी आंखों में खौफ छा गया। मत करो। लेकिन मेंग फैन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। बैंग बैंग बैंग, ट्रिगर लगातार खींचा जाता रहा और आगे खड़े लोग एक के बाद एक गिरते चले गए और शॉटगन से निकली स्टील की गोलियां गलियारे में उछलती रहीं। पलक झपकते ही बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जो लोग जीवित बचे थे उन्हें भी पीटा गया और वे जमीन पर विलाप करते रहे। फिर मेंग फैन आगे बढ़ा और उसने एक एक करके घायल और विलाप करते हुए लोगों की गर्दनें तोड़ दी। जब तक मेंग फैन ने आखिरी आदमी को नहीं मार डाला तब तक गलियारे में हड्डियों के चटकने की कर्कश आवाज गूंजती रही और उसके बाद पूरा गलियारा सन्नाटे में डूब गया। उसने धीमी आवाज में कहा, खैर, शेष संख्या लगभग उतनी ही होनी चाहिए। लू जियाकी और बाकी लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेंग फैन का इससे क्या मतलब था। वे सिर्फ इतना जानते थे कि मेंग फैन ने अकेले ही उनमें से अधिकांश को मौके पर ही मार डाला था। ऐसा लग रहा था मानो वे इंसान नहीं बल्कि किसी बूचड़खाने में रखे हुए ब्रॉयलर मुर्गों का झुंड हो। सब लोग इतने डरे हुए थे कि उनके पैर कांप रहे थे और भाग जाना भी एक विलासिता बन गया था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे मेंग फैन के होंठ तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उठे हुए दिखाई दिए। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? तुम डरे हुए क्यों हो? इस एक नजर ने लू जियाकी और बाकी सभी को कपकपा दिया। गलतफहमी, हम गलत थे, हमें कुछ पता नहीं था। सुई यूटिंग और लू जियाकी ने हमें आने के लिए कहा था। हाँ, अगर आप उन्हें मारना चाहते हैं तो मार डालिए, ये सब उनकी ही गलती है। लोगों के एक समूह ने घुटने टेककर अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सारी जिम्मेदारी सुई यूटिंग और लू जियाकी पर डाल दी। तुम हरामखोर हो, आपने उस समय स्पष्ट रूप से सहमति दे दी थी। सुई यूटिंग इतनी डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बार बार पीछे की ओर रेंगती रही। लियू लिनलिन ने यह क्यों नहीं बताया कि मेंग फैन के पास बंदूक थी? अगर उन्हें पता था तो उनकी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर इस बदकिस्मती को छूने की? इस कमीनी ने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। लेकिन मेंग फैन ने इसे अनसुना कर दिया, बंदूक का बट घुमाया और सबको मार गिराया। पूरा गलियारा चीख पुकार से गूंज उठा। अंत में वह उन दोनों लोगों की ओर बढ़ा और लू जियाकी को एक जोरदार लात मारी। लू जियाकी पीछे की ओर उड़कर दीवार से टकराए और दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। वह एक झींगे की तरह सिकुड़ गई। मेंग फैन को पास आते देख सुई यूटिंग पूरी तरह से घबरा गई। तुम औरत को नहीं मार सकते, औरत को मारना गलत है। लेकिन मैंने किसी महिला को नहीं मारा, मैंने एक कुतिया को मारा। उसके बाल खींचते हुए उसने उसे कई बार थप्पड़ मारे। मैं इस साजिश का मास्टरमाइंड नहीं हूँ। तुम्हारी पूर्व पत्नी लियू लिनलिन ने ही हमें बुलाया था। उसने कहा कि तुम्हारे पास यहाँ बहुत सारा खाना है और अगर हम तुम्हें मार दें तो हम जीवित रह सकते हैं। उसने हमें ऐसा करने का निर्देश दिया था। 2 बार थप्पड़ खाने के बाद सुई यूटिंग फूट फूट कर रोने लगी और उसने मेंग फैन को लियू लिनलिन द्वारा कही गई हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। लियू लिनलिन। मेंग फैन थोड़ा हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसका संबंध लियू लिनलिन से हो सकता है। लगता है किंग कोंग बाबी ने उसे ठीक से नहीं मारा। क्या वह इतनी जल्दी उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती थी? हालांकि मेरे दरवाजे पर शानदार एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे चलकर ये सभी बहुत उपयोगी साबित होंगे। चैप्टर 68। तुम लोग लाश को खिड़की से बाहर फेंक दो। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हाँ, हम अभी चलते हैं। अन्य लोग शव की ओर दौड़े और अपनी शान दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी मुर्गियों को नहीं मारा था और कई लोगों को तो शव को छूने से पहले ही उल्टी आ गई। उल्टी करना और घसीटना ये दर्शाता है कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेंग फैन ने आग से बचने वाली सीढ़ी को फिर से बंद कर दिया और एक हाथ से सुई यूटिंग को घसीटकर घर के अंदर ले गया।
ताइवान नॉवेल नेटवर्क tuon.com। लव जियाकी पागल था। आपकी देवी इतनी सुंदर हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि दरवाजे से अंदर प्रवेश करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अब वहां जल्दी पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह केवल बाहर से ही दरवाजे को जोर से पीट सकता था। अगर तुमने मेरी शियाओटिंग को कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसे जाने दो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी हो तो मुझसे संपर्क करना। उसके बोलने से पहले ही दरवाजा खुल गया। उसने लू जियाकी के चेहरे पर लात मारी। अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसा करने को कहा तो मैं अभी उसके साथ गलत काम करूंगा। चुप रहो। ... बड़े फ्लैट के अंदर सुई यूटिंग को मेंग फैन ने जमीन पर पटक दिया। चेन याओ ने मुंह बनाते हुए कहा, सुबह सुबह ही तुमने एक और औरत को पटा लिया। उसके बगल में बैठी टोंग लू चुप थी, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उन्होंने वही सुना था जो बहनों ने सुना था। लोगों का ये समूह मेंग फैन से निपटना चाहता था और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। वे सब के सब बदमाश थे। दरवाजे पर घुटने टेक दो। सुई यूटिंग कांपते हुए रोई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं आपको पैसे दे सकती हूँ, बहुत सारे पैसे, मुझे चोट मत पहुंचाओ। मेंग फैन ने सुई यूटिंग को ध्यान से देखा। लाइव प्रसारण के लिए पहनी गई यह पोशाक स्पष्ट रूप से सोच समझकर चुनी गई थी, जिससे सुई यूटिंग की सुडौल आकृति पूरी तरह से निखर रही थी। टोंग लू बाहर से आकर्षक और अंदर से पवित्र है। सुई यूटिंग बिल्कुल इसके विपरीत है। वह बाहर से मासूम और प्यारी दिखती है, लेकिन अंदर से वह एक चरित्रहीन औरत है और उसका मुंह गंदगी से भरा हुआ है। इस बदबूदार मुंह को एक तरफ रख दे तो उसे उसकी पसंदीदा मुद्रा में बिठाना कितना अच्छा रहेगा। इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करो, क्योंकि वह इसे स्वयं अनुभव करना पसंद करता है। लेकिन अभी समय नहीं है। सूचना स्टेटस बार पर सुई यूटिंग अभी भी अत्यधिक घृणा की स्थिति में है। इससे मेंग फैन के संवेदी अनुभव पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उसने जादू की तरह एक बिल्कुल नई मिनरल वाटर की बोतल निकाली और पूछा, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? हाँ, मुझे दे दो, जल्दी दे दो। सुई यूटिंग मिनरल वाटर की ओर दौड़ी, लेकिन मेंग फैन ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। पीना चाहते हो? घुटने टेक कर रेंगते हुए आओ। मेंग फैन, ज्यादा आगे मत बढ़ो। तो फिर मुझे यह नहीं चाहिए। मेंग फैन ने मिनरल वाटर की बोतल का ढक्कन खोला और उसे सीधे अपने कमरे में लगे रसीले पौधों पर डाल दिया। इसे बर्बाद मत करो, कृपया मुझे दे दो। मेंग फैन ने एक और बोतल निकाली। अब आखिरी मौका है। वो मेंग फैन, तुम जानवर हो। सुई यूटिंग घबराकर रोने लगी और आज्ञाकारी होकर जल्दी से मेंग फैन के सामने रेंग कर चली गई। लेकिन मेंग फैन ने उसे वह चीज नहीं दी, बल्कि उसे सीधे चिकनी फर्श की टाइलों पर डाल दिया। मेंग फैन, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम पीना चाहते हो तो घुटने टेक कर खुद ही चाट लो। मेंग फैन की निर्मम मुस्कान देखकर सुई यूटिंग को पहले कभी इस तरह कुचला नहीं गया था, लेकिन उसे बहुत प्यास लगी थी। वह जल्दी से रेंग कर आगे बढ़ी और जमीन चाटने के लिए अपने नितंबू पर उठा लिए। ठंडा और ताज़ा खनिज पानी उसके गले में उतरा, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। लेकिन जमीन पर बने उस धब्बे को तुरंत चाटकर सुखा दिया गया। ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। मुझे थोड़ा और दीजिए, कृपया। मेंग फैन चलते हुए खनिज जल छिड़कता गया और धीरे धीरे एक छोटी सी धारा बहने लगी। सुई यूटिंग घुटनों के बल बैठ गई और कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलने लगी, फर्श को चाटने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंत में वह खुद को रोक नहीं पाई, तेजी से 2 कदम रेंग कर आगे बढ़ी, अपनी गर्दन ऊपर उठाए और मेंग फैन के हाथ में मौजूद बोतल के मुंह पर अपनी जीभ और गले को निशाना बनाकर पानी की हर बूंद को पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में लालसा भरी हुई थी। अचानक मेंग फैन ने बोतल का मुंह थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे पानी का प्रवाह फिर से रुक गया। सुई यूटिंग की आंखों में दिख रही इच्छा निराशा में बदल गई, लेकिन उसने मेंग फैन की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देखी। अब मेरा कुत्ता कौन है? वाह, मैं तो कुत्ता हूँ। कृपया मुझे थोड़ा और दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं आपका कुत्ता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। मेंग फैन ने अपनी बाहें ऊपर उठाई और फिर से पानी डाला। सुई यूटिंग सचमुच 2 पैरों पर खड़े कुत्ते की तरह खड़ी हो गई, पानी की हर बूंद को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके होठों के कोनों से टपकते पानी को देखकर सुई यूटिंग का बर्फ जैसा सफेद जैकेट टॉप गीला हो गया, जिससे अंदर का खूबसूरत दृश्य दिखाई देने लगा। मेंग फैन कुछ नहीं कर सका। भविष्य के उस हिस्से को अपनी पूरी ताकत से थाम लो। ये बहुत कुरकुरा और चबाने में मजेदार है। मैं इसे एक ही बार में खाना चाहता हूँ। वो सुई यूटिंग का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें केवल पास ही बहते पानी को देख पा रही थी जो पहुंच से बाहर था, और वह बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। सोफे पर बैठी टोंग लू ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पति थोड़े विकृत स्वभाव के लगते हैं। चेन याओ ने सिर उठाए बिना ही खेल जारी रखा, क्या बात है, क्या तुमने हमारे दरवाजे पर खड़े इन लोगों के चेहरे नहीं देखे? वे इसके हकदार थे। टोंग लू ने सिर हिलाया। शायद चेन याओ सही कह रहा है। अगर अंतिम समय में निर्दयता से काम नहीं लिया तो जीवित नहीं रह पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं नीचे था, मेंग फैन ने मुझे जबरदस्ती ऊपर भेज दिया। उस समय मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मेरा पति कितना प्यारा है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।
उसने अपना फोन निकाला और बोला, जब तक इंटरनेट है चलो एक गेम शुरू करते हैं। क्या आप भी इसे खेल सकते हैं? बेशक, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको अपनी बहन का खाता उधार दूं? हम बहनें तो पूरी तरह से एक जैसी ही होती हैं। बहुत खूब। दूसरी ओर मेंग फैन अभी भी अपने पालतू कुत्ते के साथ खेल रहा था। पानी पीने के बाद उसने रोटी निकाली। इस बार सुई यूटिंग बहुत आज्ञाकारी थी और तुरंत जमीन पर लेटकर खाना खत्म करने लगी और खाने के एक एक टुकड़े को चाट कर साफ कर दिया। 1 2 3, जैसे कोई भूखा भूत पुनर्जन्म लेकर आया हो। हा 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 हा। सुई यूटिंग, याद रखना कि तुम अब कैसी दिखती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेंग फैन जोर से हंस पड़ी और आई ऑफ इनसाइट में सुई यूटिंग की स्थिति लगातार बदलती रही। अत्यधिक घृणा से लेकर कायरतापूर्ण समर्पण तक मस्ती लगभग खत्म हो चुकी है और अब काम पर लगने का समय आ गया है। सुई यूटिंग के छोटे काले मोजे पहने हुए पैर कांप रहे थे जब उसने मेंग फैन को एक भयावह मुस्कान के साथ पास आते देखा। आ रहा, भयभीत, संकोची, लेकिन उसने विरोध करने और बचने की हिम्मत नहीं की। अब केवल पैरवी करने का संघर्ष ही शेष है। प्लीज, इससे काम नहीं चलेगा, इससे दर्द होता है, इससे तुम्हें तकलीफ होती है, मुझे नहीं। वैसे भी कुत्तों को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। मेंग फैन ने जादू की तरह चढ़ाई की रस्सी निकाली और सुई यूटिंग को कसकर बांध दिया। इसके लिए विशेष तकनीकों को भी अपनाया जाता है। अपने हाथों और मुड़े हुए पैरों को रस्सी से एक साथ बांध लें। ये पोज बहुत ही क्लासिक है। अपना फोन निकालें और वीडियो कॉल पर क्लिक करें। एक सभ्य और विनम्र पूर्व पति होने के नाते उस कमीनी औरत ने उसे एक खिलौना एक्सप्रेस डिलीवरी से भेजा और उसे प्राप्त करने के बाद उसने व्यक्तिगत रूप से अपना आभार व्यक्त किया। इसके साथ एक विचारपूर्ण अनपैकिंग वीडियो भी आता है। ये समझ में आता है। मेंग फैन के पुराने घर में लियू लिनलिन ली यांडोंग की सेवा कर रहे हैं। ये लड़का आधिकारिक तौर पर लियू लिनलिन के घर में रहने लगा है और वह शुरू में बिल्कुल भी शर्माता नहीं है। लुओ तियान्यू के लिए यह बहुत मुश्किल है। उसे बांधकर सोफे पर फेंक दिया गया था और उसे बेडरूम से ली यांडोंग की खुशी भरी हंसी सुनाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर मानो ढहने ही वाला था। जो घोड़े पर सवार होता है उसका सिर हरा भरा हो जाता है। ली यांडोंग, क्या मैं इसका मसौदा तैयार करूं? मेरे बच्चे को जाने दो। लेकिन लियू परिवार के सभी सदस्यों ने इस पर आंखें मूंद लीं। कल ली यांडोंग और उसके कंजूस साले लियू जियांग ने नीचे श्रीमती वांग और एक अन्य परिवार के सामान की चोरी की। अब बैठक कक्ष सामान से भरा हुआ था। लियू जियांग और ली होंग अपने मुंह में सिगरेट दबाए सामान गिन रहे थे। उनके चेहरे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उनकी उम्र लगभग एक जैसी है और वे दोनों भाई हैं। घोड़े के पेशाब के 2 प्याले पीने के बाद दोनों एक दूसरे को भाई कहने लगे हैं। ली होंग ने अपने मुंह में सिगरेट दबा रखी थी। अगला कदम है हमारा जागृत होना। जागृत होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं अपनी जिया को वापस पाना चाहता हूँ। लियू जियांग ने एक गहरी सांस ली। मेरी प्रेमिका चून जियांग समुदाय के ठीक बगल में रहती है और फिलहाल खतरे में नहीं है, लेकिन कल मैंने उसके साथ वीडियो बनाया जिसमें मैंने देखा कि पिशाच टेड्डी का पेड़ फिर से उगाया था। जब वह जागेगा तो वह अपनी प्रेमिका को लेने जाएगा। फिर खेल को पूरी ताकत से खत्म करो। अपनी प्रेमिका के आकर्षक शरीर के बारे में सोचकर लियू जियांग उत्साह से भर उठा। इतनी देर तक उसे इतनी जोर से चाटने के बाद मुझे आखिरकार खुद को भी थोड़ा चखने देना चाहिए। इस तरह सोचने पर मुझे अचानक ये प्रलय थोड़ा और अच्छा लगने लगा है। टिंग टिंग का फोन आया था। लियू लिनलिन उत्तेजित होकर बेडरूम से लिविंग रूम की ओर भागी। ली यांडोंग, ली होंग, लियू जियांग, वांग फेंग, सभी ने अपना काम रोक दिया और सोफे पर इकट्ठा हो गए। यहां तक कि शौच कर रहे लियू देजू भी जल्दी से अपनी पैंट उठाकर शौचालय से बाहर भागे। लुओ तियान्यू भी गुनगुनाते हुए धीरे धीरे वीडियो के सामने झुक गए। सुई यूटिंग को सफलता मिल गई होगी और वह मेंग फैन से निपटने की तैयारी कर रही है। इस समय मैं इसे कैसे चूक सकता था? लियू लिनलिन का चेहरा गर्व से भरा हुआ था। जब समय आएगा, अगर आपके पास कोई साधन हो तो आप टिंग टिंग को बता देना कि वह मेरी अच्छी बहन है और वह मेंग फैन को हमारी इच्छानुसार किसी भी तरह से प्रताड़ित करने में हमारी मदद कर सकती है। कोई बात नहीं। स्क्रीन चमक उठी और वांग फोंग ने उत्साह से चिल्लाया। मैंने सुई यूटिंग को कैमरे के सामने बंधे हुए और घुटनों के बल बैठे हुए देखा। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसका पूरा शरीर एक भयानक आकृति में खींचा हुआ था। पूरा इलाका दहशत में था। क्या चल रहा है? क्या फोन में कोई गड़बड़ी हो गई थी और वह अचानक किसी छोटी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट से जुड़ गया था? भले ही ये दुनिया का अंत हो, लेकिन इसका पैमाना बहुत बड़ा है। लियू जियांग का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। बहन, यह महिला तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त सुई यूटिंग नहीं हो सकती। इस क्षण पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई। चैप्टर 69। जानवरों का परिवार असमंजस में था। मेंग फैन ने इसे नहीं देखा, तो फिर सुई यूटिंग को गिरफ्तार कैसे किया गया? लियू लिनलिन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। मेंग फैन, तुम क्या करना चाहते हो? मेरी बहन शियाओटिंग को छोड़ दो। तुम मेरा अपहरण कर रहे हो। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। हा, तो आप दोनों एक दूसरे को सच में जानते हैं। मुझे आपका एक्सप्रेस डिलीवरी मिल गया है, इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहती थी। मेंग फैन मुस्कुराई और बोली, मैं आपके उपहार को संभाल कर रखूंगी।
इतना कहने के बाद स्क्रीन अचानक काली हो गई। जाहिर है मेन फैन ने कैमरा बंद कर दिया था। वहां मौजूद सभी लोग असमंजस में थे। धिक्कार है, मेन फैन क्या कर रहा है? ली यांडोंग को लगा जैसे उसकी खोपड़ी फट जाएगी। ये कमीना चुन जानबूझकर दिखावा कर रहा था। धिक्कार है, धिक्कार है। लियू जियांग भी पागल होने लगा। लानत है। लियू लिनलिन सबसे ज्यादा असमंजस में थी। मैंने सुई यूटिंग को मेन फैन को मारने के लिए कहा था, उसे सांता क्लॉज बनने देने के लिए नहीं। लेकिन तभी दूसरी तरफ से मेन फैन की जोरदार हंसी सुनाई दी। शहर के भीतर एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सच बताऊंगी, सुई यूटिंग तुमसे कहीं बेहतर है। हा हा हा। और कुछ नहीं, ये तो हद से ज्यादा अपमानजनक है। मेन फैन। लियू लिनलिन इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपशब्द कहे, लेकिन तभी अचानक आवाज और तस्वीर रुक गई। मेन फैन, फोन काट दो। समूह को सीधे तौर पर भंग कर दिया गया। मेन फैन का मतलब बिल्कुल स्पष्ट था। नोटिस दे दिया गया है और अब आप सभी अपने अपने घरों को वापस जाए और अपनी अपनी माताओं को ढूंढिए। हक हक। मेन फैन तुम प्रतिशत U0026#U0026। असंख्य भयंकर गालियां उसके गले में अटक गईं और बाहर नहीं निकल सकी, जिससे लियू लिनलिन की खोपड़ी फट गई। वह अपने दिल की बात नहीं समझा सकी और आंखें ऊपर की ओर घुमाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मची हुई थी। लिनलिन, मुझे डराओ मत। तुम मुसीबत में नहीं पड़ सकती, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। जल्दी आओ। ... दूसरी ओर एक बड़ा फ्लैट। मेन फैन सोफे पर बैठ गई और उसने एक चीनी नींबू सिगरेट जलाई। खैर, सुई यूटिंग के व्यवहार के अलावा कहने के लिए और कुछ नहीं है। सुई यूटिंग की ठुड्डी पर चुटकी बजाओ। वह पहले ही जोर जोर से रो चुकी थी। आप अभी भी उस छोटी बहन की विद्रोही प्रवृत्ति को कैसे देख सकते हैं, जो पहले बहुत जोशीली थी? वह तो पूरी तरह से मेन फैन के वश में हो चुकी थी। मेन फैन ने सुई यूटिंग को छोड़ दिया और स्टेटस बार की ओर देखा। वर्तमान स्थिति, बंधा हुआ, भयभीत, अवज्ञा करने का साहस नहीं। वह काफी समझदार है, कम से कम वह इतनी मूर्ख तो नहीं है कि उसने जो किया उसके लिए खुद से ही द्वेष रखे। अगर ऐसा होता तो मेन फैन उसे गोली मारकर पश्चिम भेज देता। बहुत अच्छा, आज्ञाकारी रहो, मैं तुम्हें दिन में 3 बार भोजन नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुमने कुछ और सोचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहां से नीचे फेंक दूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, अब जाओ और अपनी मालकिन के साथ स्नान करो। याओ याओ। नतीजतन चेन याओ सोफे पर बैठकर अपने फोन को घूर रही थी। हनी, मुझे 10 मिनट और दो। इस बार आखिरकार मेरा मैच हो गया। इस गेम के बाद मैं जाकर उसे नहलाऊंगा। टोंग लू, मेरा पेंटाकिल मत चुराना। बहन, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने बस एक सामान्य हमला किया। वो, मेरा पेंटाकिल चला गया। मेन फैन को थोड़ी हंसी आई। मैं काफी देर तक व्यस्त था और वे दोनों प्यारे बच्चे वहां खूब मस्ती कर रहे थे। लेकिन यह इसी तरह अच्छा है। हरम में सामंजस्य ही वह चीज है जिसे मेन फैन देखना चाहता है। भविष्य में महिलाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और वह नहीं चाहता कि कोई उससे ईर्ष्या करे। ऐसे में मेन फैन के पास एकमात्र उपाय है कि वह उपद्रवियों को सबक सिखाए। सुई यूटिंग को ठंडे लहजे में देखते हुए उसने कहा, भविष्य में वे तुम्हारी रखेलें भी बनेंगी। तुम्हें वही करना होगा जो वे तुमसे करवाना चाहें। अब जाओ और एक कपड़ा ढूंढो और फर्श को साफ कर दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सुई यूटिंग का खूबसूरत चेहरा बेहद लाल हो गया था। हालांकि अभी अभी मेन फैन बहुत दबंग लग रही थी, लेकिन आपको इसका पता तभी चलेगा जब आप वास्तव में इसे आजमा कर देखेंगे। इसके अलावा मेन फैन का साथ देने का मतलब है खाना पीना और रहने के लिए घर होना और बाहर के राक्षसों से चिंता न करना। ये लू जियाकी के साथ 18वीं मंजिल पर छिपकर भूखे रहने से कहीं बेहतर है। लेकिन अब उसके चेहरे पर कड़वाहट झलक रही थी। अभी अभी जो कुछ हुआ उसके बाद उसके पूरे शरीर में इतना दर्द था कि वह घुटने तक नहीं टेक पा रही थी, फर्श पोंछना तो दूर की बात है। मेन फैन ने एक स्ट्रॉबेरी और एक अंगूर निकाला और कहा, इसे खा लो। वह इस बात से हैरान थी कि मेन फैन ने ये कैसे कर दिखाया, लेकिन वह जानती थी कि उसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो उसे नहीं पूछने चाहिए। उसने आज्ञाकारी भाव से उसे निगल लिया। स्वादिष्ट बेर उसके मुंह में फूट पड़े और उसकी पहले से ही खाली शारीरिक शक्ति चमत्कारिक रूप से तेजी से बहाल हो गई और उमड़ती हुई शक्ति ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। वह आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर बैठी। गुरुजी, यह इतना जादुई क्या है? एक ऐसा उत्परिवर्तित फल जो मानव शरीर की बनावट में सुधार कर सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फल हैं। अगर आप भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मैं आपको हर दिन पुरस्कृत करूंगा। मेन फैन जानती थी कि पिटाई के बाद मीठी डेट देने पर ही वह आज्ञाकारी बनेगी। ये सुनकर सुई यूटिंग की आंखें सचमुच चमक उठी। यह एहसास एक वास्तविक व्यक्तिगत अनुभव है, उसका शरीर वास्तव में मजबूत हो गया है। अगर वह इसे हर दिन खा सकती है तो क्या वह होश में आ सकती है? कम से कम उसका शरीर तो बेहतर हो जाएगा और बचने की उम्मीद तो रहेगी। झिझक का अंतिम निशान भी गायब हो गया। हो सकता है कि अगर वह अच्छा प्रदर्शन करे तो भविष्य में उसे वयस्क के रूप में पदोन्नत कर दिया जाए। वह सोफे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। चेन याओ और टोंग याओ सोफे पर हंस रही थी, जिसे देखकर सुई यूटिंग को ईर्ष्या होने लगी। यही वो भविष्य है जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी।
लेकिन साथ ही वह गुस्से में भी थी। ये सब लू जियाकी की वजह से हुआ है, वो कमीना। वह कहता रहा कि वह अपने भले के लिए उसकी रक्षा करेगा, लेकिन उसने उसे 3-4 दिनों तक 18वीं मंजिल के गलियारे में अपने साथ भूखे मरने दिया। अगर उसने पहले ही खुद को मेंग फैन के हवाले कर दिया होता तो क्या अब सोफे पर बैठकर गेम खेलने वाली टोंगलू नहीं होती, बल्कि वह खुद होती। मृत वस्तु, बदमाश, ये सब तुम्हारी गलती है। मेंग फैन ने पाया कि सुई यूटिंग की हालत फिर से बदल गई थी। वर्तमान स्थिति, गुरु के प्रति पुनर्तः समर्पित और लू जियाकी से घोर घृणा। नोट: मालिक निश्चिंत होकर उसे अपने पास रख सकता है। सिस्टम सुई यूटिंग के मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों पर लगातार नजर रखेगा और अगर वह बेवफाई करती हुई प्रतीत होती है तो तुरंत एक रिमाइंडर भेजेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने जो किया वह स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात थी, तो फिर वह लू जियाकी से नफरत क्यों करती थी? लेकिन मेंग फैन को इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुई यूटिंग ने जंगली कुत्ते से पालतू कुत्ते में मूलभूत परिवर्तन पूरा कर लिया है। मैं अभी भी अपने पालतू कुत्ते मेंग फैन से बहुत संतुष्ट हूँ। ये सिस्टम हमेशा की तरह ही विचारशील है, ये हमेशा आपकी सबसे बड़ी जरूरत को समझता है और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे मुझे काफी परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अचानक महसूस हुआ कि सुई यूटिंग के साथ कुछ गड़बड़ है। तुम फर्श क्यों नहीं साफ कर देते? मालिक। सुई यूटिंग मेंग फैन के सामने घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। खैर, मुझे इसे एक बार पोंछना है और मुझे इसे 2 बार पोंछना है। क्या आप मुझे फिर से इनाम देंगे? इस बार मुझे आपकी देखभाल करने दीजिए, ठीक है? मेंग फैन को गहरा सदमा लगा। सुई यूटिंग, आप तो वाकई ज्ञानी हैं। चूंकि उसका कुत्ता इसे मानने की पहल करता है, इसलिए मालिक निश्चित रूप से उसकी इच्छा पूरी करेगा। ऊपर आओ और खुद को हिलाओ। जीत या हार का फैसला पहले ही हो चुका है। लेकिन सुई यूटिंग पूरी तरह से बेकार नहीं गई। मेंग फैन ने उसे सफाई करने की ताकत वापस दिलाने के लिए एक अतिरिक्त स्ट्रॉबेरी इनाम में दी। लेकिन फर्श के अलावा सोफे को भी जाहिर तौर पर दोबारा धोने की जरूरत थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेंग फैन, तुम मेरी टिंग-टिंग के साथ क्या कर रहे हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। टिंग-टिंग, तुम कहाँ हो? कुछ बोलो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मेंग फैन, तुम दरिंदे, टिंग-टिंग को मुझे वापस दे दो। अगर तुमने दरवाजा दोबारा नहीं खोला तो मैं उसे तोड़ दूंगा। ये सुनकर सुई यूटिंग न केवल कृतघ्न हुई बल्कि क्रोधित भी हो गई। क्या इस कमीने को लात मारकर बेहोश नहीं कर दिया गया था? गुरुजी, मैं उसे अभी यहीं से भेज रहा हूँ। सुई यूटिंग जल्दी से उठी और बगल में पड़े पोछे को उठाकर बाहर भाग गई। वह जानती थी कि जिस कुत्ते को वह पाल रही थी वह कितना मुश्किल था। उसके विचारों को रोकने के लिए उसे जोरदार प्रहार करना होगा। लू जियाकी, आखिरकार मैंने इस अवसर को पा लिया। तुम मेरा खुशहाल भविष्य कभी नहीं छीन सकती। चैप्टर 70। लू जियाकी ने दरवाजे पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उसे काटने ही वाली थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया। वह सुई यूटिंग थी जिसका चेहरा उदास था। टिंग-टिंग, बस ठीक रहो। लू जियाकी, मैं तुम्हारे पूर्वजों को दोषी ठहराऊंगा। ताइवान नोवेल नेटवर्क। जैसे ही लू जियाकी अपने प्रेमी को गले लगाने वाली थी, सुई यूटिंग ने उसके चेहरे पर लात मार दी। फिर उसने पोछा उठाया और उसे बेरहमी से पीटा। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और उसने अभी अभी गुणधर्म वाला फल खाया था, जिससे लू जियाकी जमीन पर लोटपोट होकर दया की भीख मांगने लगी। मेरे प्रिय, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अपनी निष्क्रियता को बचाओ। क्या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से उत्तर पश्चिमी हवा पीने जाऊं? सुनो, अब से हम आधिकारिक तौर पर अलग हो रहे हैं। मुझसे जितना हो सके दूर चले जाओ। मैं, सुई यूटिंग, इस जीवन में तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। पोछे की आखिरी क्लिक की आवाज बीच में ही रुक गई। हौंफते हुए सुई यूटिंग ने मलबा फेंक दिया, मुड़कर लू जियाकी के सामने मेंग फैन के सामने घुटने टेक दिए और बोली, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया उस कुत्ते को माफ कर दीजिए। गलियारे में सन्नाटा छा गया था। वे सभी असमंजस में थे। लू जियाकी का मुंह इतना लंबा है कि वह कच्चा अंडा भी निगल सकती है। मालिक, कुत्ता, जल्दी करो। जब मैं बेहोश था उन कुछ घंटों में क्या हुआ? तभी उसे एहसास हुआ कि सुई यूटिंग के कपड़ों में बदलाव किया गया था। स्टॉकिंग्स फटकर मोजे बन गए, जेके स्कर्ट गीली हो गई और टॉप के बटन भी टूट गए। जो हुआ वो साफ साफ दिख रहा है। सुई यूटिंग उसके दिल में देवी समान थी। इतने वर्षों तक उसे चूमने के बाद उसका हाथ थामने के अवसर बहुत कम मिलते थे। ज्यादातर समय सुई यूटिंग इसे दिखावे के प्रभाव के लिए औपचारिक रूप से करती थी। अब जबकि वह केवल कुछ घंटों के लिए ही बेहोश रहा था, सुई यूटिंग पहले ही घोड़े पर सवार हो चुका था। 1 जून को मनाए जाने वाले बाल दिवस से लेकर 8 मार्च को मनाए जाने वाले महिला दिवस तक। नहीं, शियाओटिंग, तुम्हें मजबूर किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से। मेंग फैन, तुम दरिंदे हो। चुप रहो। सुई यूटिंग ने लू जियाकी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। मैंने स्वेच्छा से यह जिम्मेदारी ली है। स्वामी जी मुझे भोजन, पानी और मेरा परिवार दे सकते हैं। तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्या तुम मुझे 24 घंटे तुम्हारी पेशाब की बदबू सूंघने के लिए एक गंदा गलियारा दोगे?
अब से मैं सुई यूटिंग मेंग फैंग की कुतिया हूँ और वह मेरे साथ जैसे चाहे खेल सकता है। अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी। अगर आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते तो मैं दरवाजे पर घुटने टेक कर बैठ जाऊंगी और किसी भी समय खेलने के लिए तैयार रहूंगी। मुझे बस घुटने टेक कर मालिक को चाटना अच्छा लगता है। इसमें क्या बुराई है? अब हर कोई पूरी तरह से असमंजस में था। धिक्कार है, मेरे काओ, मेरे तीनों व्यूज फट गए। सुई यूटिंग के साथ क्या हुआ? वह मेंग फैंग के घर गई थी और उसके दिमाग को चोट लग गई। मेंग फैंग को शो देखना बहुत पसंद आया। सुई यूटिंग के साथ आपको इसे स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी जो बातें कही वे स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से स्वयं के प्रति वफादारी दिखाने का संकेत थी। मेंग फैंग को ऐसे कुत्ते पसंद हैं जो खेल सकें, लेकिन मेंग फैन ऐसे कुत्तों को पसंद करती हैं जो खुद को प्रशिक्षित कर सकें और वफादार हों। डिंग, सिस्टम ने एक असामान्यता का पता लगाया। चूंकि मालिक और सुई यूटिंग के बीच उम्र का अंतर आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए गुप्त बंधन सक्रिय हो जाता है। लोली और राक्षस।